जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाईजान, ये ITA की मॉक डिस्कशन जी, अभी जो आपका मॉक हुआ था रिसेंटली। जी भाई, अच्छा परफॉर्म किया बच्चों ने, इनामुल्लाह ने भी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 मुनीब ने भी बहुत अच्छा जी। मुनीब से मैंने पूछा जी आपने आपके मार्क्स क्यों कम है? कहता सर घर बैठ के दिया था और घर वाले बार बार काम पे भेज रहे थे मुझे। तो यार ये भी तो एक काम ही था, शर्म कर कोई। ITA के पेपर में क्या कहेगा, अम्मा ने दही लेने भेजा हुए हैं मुनीब? हैं, बड़ा हो जाए यार, थोड़ी शर्म शर्म कर। जी, पहला सवाल कहता था नेट बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर चार्जिंग फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन इज 9। जी अब मैं क्या करूं, दोबारा से शुरू करूं? हैं? अच्छा जी, चलें भाई, हम ये डिस्कस कर रहे थे नेट बुक वैल्यू है जी 9.6 मिलियन। इसमें कुछ सेल वगैरह का मसला है तो एक ही दफ़ा देख लें। अच्छा जी, ये 9.6 मिलियन भाई, रेट क्या है? 20%। कहता जी पर एनम व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन ऑफ पहले साल और दूसरा साल। भाईजान असल में पहले साल की डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? अगर मेरे पास कॉस्ट हो, क्या हो बच्चों? जी मेरे पास अगर क्या हो जी, मेरे पास कॉस्ट हो। सर जी कॉस्ट तो है ही नहीं, कॉस्ट तो है ही नहीं। मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास कॉस्ट हो, मैं इसमें से क्या लेस कर दूंगा भाईजान? पहले साल की डेप्रिसिएशन। वो फॉर्मेट बनाते हैं ना जी, मैं इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा पहले साल की, मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास बुक वैल्यू आ जाएगी पहले साल की। और भाई ऐसे ही है, उसने ये बताई है भाईजान और ये पूछ लिया, ऐसे ही है। अच्छा अब क्या करना है जी? कहता है जी ये है 9.6, ये कितनी है बच्चों? 9.6 कितनी है सर जी? 9.6। ऐसे ही है। अगर मैं परसेंटेज पे बात करूं तो भैया ये कॉस्ट जो है ये कितने पे होगी? कॉस्ट 100 पे ही होती है ना, 100 पे। भाई मुझे एक बात बताएं, क्या उसने डेप्रिसिएशन जो है उसका रेट दिया हुआ है? ये एसेट पहले साल में कितने परसेंट डेप्रिशिएट हो चुका? 20% डेप्रिशिएट हो चुका भाई। अच्छा इधर तो ब्रैकेट हटा दूं ना, तो भाईजान पीछे ये कितना बचा होगा? ऐसे ही है, ऐसे ही है। मेरे पास एसेट इधर 100% पे पड़ा होगा, नवा नकोर न्यू। 20% डेप्रिशिएट होने के बाद कितने पे है? 80 पे है। तो भाईजान अगर मुझे किसी चीज की अमाउंट का पता है और उसकी परसेंटेज का भी पता है, तो भाई मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि रिक्वायर्ड है। क्या है? अच्छा वैसे मैं आपको बात बताऊं, रिक्वायर्ड ये है, ये 20 रिक्वायर्ड क्या है? 20। आप डायरेक्ट 20 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। सही है। चलें दोनों तरह कर लेते हैं, बताओ कितना आता है? 12 मिलियन। कितना? 12 मिलियन। ये क्या आ गई बच्चों? कॉस्ट आ गई। क्या आ गई सर जी? तो मेरे भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है 2 पॉइंट बोले 4 मिलियन, ये क्या है? डेप्रिसिएशन पहले साल की। सही है। अगर आपने ऐसे नहीं करना, आप कहते हैं सर जी मैंने डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट मैं बड़ा हो गया हूं जी, तो ये 2.4 मिलियन आ जाएगा। ओए ओके मेरे भाई, ओके। अच्छा अब आपके पास बुक वैल्यू आ गई, अगले साल के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस कर दें ईयर 2 का जी। 9.6 मल्टीप्लाई बाय क्या करें बच्चों? 20, तो आपके पास जवाब आ जाएगा जी 1 पॉइंट। और ठीक है, ये दो, ये जवाब आ गया। डन डन डन। कोई मसला तो नहीं? कोई मसला मसला ना, मतलब कोई मसला मसला तो नहीं? अच्छा जी, अच्छा जी, चलें बहुत अच्छी बात थी। डन जी। नेक्स्ट आ जाए बच्चों। कहता ए चेक इशू टू विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज विल बी रिप्रेजेंटेड इन कैश बुक। इन कैश बुक जी बताओ बच्चों। भाईजान ऑफिस यूज के लिए आपने इस्तेमाल करना कैश, तो भाईजान बैंक से जब पैसे निकलवाए आपने, तो ये चेक है ना, तो बैंक कम हो गया होगा और कैश क्या हो गया होगा? तो याद है ना, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इवन कभी कभी पैटी कैश बुक भी, मैंने आपको बताया था, जो छोटे बिजनेस होते हैं ना, मीडियम साइज, तो ये चीजें रिवाइज भी हो रही हैं माड़ा। जो मीडियम साइज बिजनेस होते हैं उस उनमें क्या होता है, पैटी कैश बुक भी साथ ही बन रही होती है, लहदा नहीं बनाते। ठीक है जी, तो बच्चों इसका जवाब ही आ गया। डन। अच्छा भाई, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली, ये आपको समझ आएगी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि है कैफ 3। कैफ क्या बच्चों? चले थोड़ा बहुत बताते हैं आपको। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कहता स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड
कहता जी टेक्स इनटू अकाउंट नॉर्मल लेवल ऑफ मटेरियल सप्लाईज लेबर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। यार एक मेथड है जिसका नाम है स्टैंडर्ड मेथड। कौन सा? ये भी एक कॉस्टिंग का मेथड है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। अब ये क्या होता है, ये यकीन करें जब आप पढ़ेंगे ना कैप 3 में जाके इस पे अच्छे खासे लेक्चर्स लगाएंगे उस्ताद, ठीक है, तो तब जाके आपको ये समझ आती है सारी चीजें। बहरहाल इधर आपको याद ही रखना पड़ेगा, सही है। कहता जी ये जो मेथड है ना इसको रेगुलरली रिव्यू किया जाता है इन द लाइट, इन द रोशनी ऑफ करंट कंडीशंस, कि चीजें के कॉस्ट चेंज तो नहीं हो रही। कहता उससे बचने के लिए, सही है ना, चीज चेंज हो रही है, कॉस्ट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। कहता अगर कोई चेंज आती है तो उसको फिर आप क्या करते हैं, टाइमली अपडेट कर देते हैं। कहता इसलिए इसको रेगुलरली क्या करो बच्चों, रिव्यू करो। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मैंने ग्रुप में भी भेज दिया था आपको, ठीक है, ये पढ़ लेना है आपने एक दफा, इसका यही जवाब है। अच्छा जी मेरे मासूम दोस्तों, कहता जी ए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हैज पॉलिसी ऑफ होल्डिंग नो इन्वेंट्री। क्या बच्चों? कहता जी इन्वेंट्री ना तो ओपनिंग स्टॉक रखते हैं, ना ही क्या रखते हैं बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं। ना तो बच्चों रॉ मटेरियल का होगा, ना ही WIP का होगा, ना ही किसका होगा, फिनिश गुड का। कहता ऑफ एनी टाइप, ये बता दिया। कहता ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इट ओनली प्रोड्यूस गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल परचेज बाय इट, इट्स कॉस्ट ऑफ सेल शेल बी इक्वल टू। मेरे मासूम दोस्तों रुको जरा सब्र करो। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये आती है बच्चों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। इसके बाद मेरे भाई वर्क इन प्रोग्रेस को ओपनिंग ऐड करते हो, फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसमें से क्लोजिंग माइनस करते हो, कॉस्ट गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आता है। अब मैं सारी चीजें वो दोबारा नहीं आपको इधर से दिखा रहा, बहुत दफा रिवाइज कर ली है, दोबारा रिवीजन भी करवा दी हुई है। फिर उसके बाद बच्चों फिनिश गुड का ओपनिंग लेस क्लोजिंग फिनिश गुड का माइनस, लेस माइनस भी कहते हैं ना, अच्छा सॉरी, प्लस कर दिया ओपनिंग फिनिश गुड का और लेस कर दिया जी क्लोजिंग फिनिश गुड का। बच्चों अब आपके पास आती है कॉस्ट ऑफ सेल। अगर मेरे भाई आपके पास WIP का भी स्टॉक नहीं है, आपके पास फिनिश गुड का भी स्टॉक नहीं है, तो याद रखिएगा, बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है मेरे भाई, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, अच्छा भाई ये मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ये कितना पीछे अली भाई जाना पड़ेगा मुझे अब? अच्छा जी भाईजान ये कह रहा था जी कि इनकी ना स्टॉक को मेंटेन करने की कोई पॉलिसी नहीं है, ना तो रॉ मटेरियल होगा, ना ही WIP होगा और ना ही फिनिश गुड। तो भाई याद रखिएगा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इसका मतलब फिर वो किसके बराबर है, किसके, ओ भाई हेलो, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के बराबर है। तैमूर बेटा उठ जा, किसके बराबर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के बराबर है। किसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, और ये जो अब लिखने लगा हूं उसके भी बराबर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के भी बराबर है। ओके बच्चों, इनमें डिफरेंस क्यों होता है, WIP के स्टॉक की वजह से होता है ना, या फिनिश गुड के स्टॉक की वजह से होता है। बात समझे हैं, ये ड्यूरिंग द लेक्चर्स भी समझाई थी बात, ये वाली याद आ गई है कि नहीं आई जी? नहीं आई तो बादाम खाएं और पढ़ें भी साथ, सिर्फ बादामों से भी मस्तानी हल होगा। तो बच्चों याद रखिएगा प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, ठीक है, और सही है, ये किसके बराबर है, चलें जी भाईजान इस पे आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ IAS 2 इन्वेंट्रीज। कहता सेल टैक्स एडजस्टेबल जो है, कहता जी जो रिकवर्ड इवेंचुअली रिकवर्ड फ्रॉम सेल टैक्स अथॉरिटीज, कहता जो हमें मिल जाने रिकवर हो जाने हैं यानी रिफंडेबल हैं, कहता शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन द कॉस्ट ऑफ, जी बताएं बच्चों ये बात सही है कि नहीं, ये बात सही है भाई, 100% सही है। इसके बाद मेरे भाई कहता कॉस्ट ऑफ स्टोरेज फिनिश गुड। बच्चे मुझे बताओ जो फिनिश गुड की स्टोरेज होती है ये कभी भी कॉस्ट का पार्ट बनती है, ये कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती जी, डन भाई। अच्छा अब मुझे अगली बात बता दीजिएगा, कहता स्टोरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कहता वो वाली स्टोरेज कॉस्ट जो कि जरूरी है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, उसके बगैर आगे प्रोडक्शन प्रोसेस चल ही नहीं सकता। कहता बिफोर अ फर्दर प्रोडक्शन स्टेज, ये वो बात कर रहे हैं, कहता आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ, जी ये एक्सेप्शन है। ये क्या है बच्चों, इस तरह का शायद एक MCQs था,
पता नहीं, मुझे याद पड़ता है शायद 106 नंबर था शायद जी, एक लाइन भी है, हाँ जी बिल्कुल। तो बच्चों ये याद रखिएगा, ये जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, ये जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, सही है सर, फिनिश गुड की नहीं, रॉ मटेरियल की, चीज को बनाने से पहले वाली स्टोरेज कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, उसके बगैर हो नहीं सकती। तो मेरे भाई ये इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ये तीनों सही है, क्या है, अगर पेपर में भी ये तीनों आए होते और आपने 2 सेलेक्ट कर लिए होते तो आपको नंबर मिल जाने थे, ठीक है, सिर्फ एक गलत होने के मार्क्स कटने थे। लेकिन वो जो स्टेटमेंट होती है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब उसमें क्या कहते हैं, ऑप्शन नहीं होते इस तरह के, उसमें आपने एक ही सिलेक्ट करना होता है, वो फिर गलत होगा, समझे है ना। तो ये तीनों ही सही थे बच्चों। अच्छा जी, कहता है इन केस ऑफ राइजिंग प्राइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब बात याद रखिएगा, जब प्राइजेस इंक्रीज हो रही होती है ना, तो फाइफो के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक आता है बच्चों, वो ज्यादा होता है। वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है। जब बच्चों क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। जब प्रॉफिट ज्यादा होगा, कौन से वाला प्रॉफिट वाला, बड़े वाला प्रॉफिट, जिसे आप ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। तो भाई जब बड़े वाला प्रॉफिट का मतलब दादाजी, उसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर आता है बच्चों नेट प्रॉफिट। तो भाई दादाजी, ठीक है, अगर दादाजी के अंदर कोई मसला है तो ये मसला नीचे ट्रांसफर होते आना है, सही है ना। अगर दादे के अंदर रोला है तो अब्बा जी में भी होगा और आप में भी, जेनेटिक इशू है। इसी तरह जब ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली किसी चीज में मसला होता है ना, तो ये मसला नीचे चला आता है फिर, ठीक है। अगर कभी आपसे पूछे ना कौन से वाला प्रॉफिट हिलेगा, आपने कहना अगर तो चीज ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली है तो भाईजान ग्रॉस प्रॉफिट भी हिलेगा, और नीचे वाले, जारी सी बात है, ऊपर वाला हिला तो सारे हिल जाएंगे, और सही है। अच्छा जी, अब मेरे भाई ग्रॉस प्रॉफिट एक तो बढ़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट भी, ऑपरेटिंग भी और नेट भी। अच्छा जी, दूसरा, जब प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो भाई नेट एसेट्स यानी कैपिटल इक्विटी भी इंक्रीज। और एक बात याद रखिएगा, जब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो जाती है, कम। तो इसका जवाब बता दीजिएगा क्या है। कहता है इन्वेंट्री एंड प्रॉफिट शुड बी हायर बट कॉस्ट ऑफ सेल शेल बी लोअर अंडर किस मेथड। बाकी जितने भी ऑप्शंस पढ़ेंगे सही नहीं है, ठीक है भाई, सही है, जरूरत है पढ़ने की। ये तो आपने देख ली, ये तो रिसेंट किया था, सही कर लिया होगा आप लोगों ने। ये किसका सही था ये वाला जी, वॉक नहीं दिया, वॉक दिया, वॉक नहीं दिया आप लोगों ने जी। अच्छा जी, आगे बढ़ लें भाई। कहता इन अकॉर्डेंस विद IAS 2 इन्वेंट्रीज, कहता फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कहता जी इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे जी। कहता जी फिक्स एंड वेरिएबल एंड फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट बोथ ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल। मैं तो ये बात आपको समझाई है, देखें बात सुने, कैपेसिटीज मुख्तलिफ तरह की होती हैं, एक्चुअल, नॉर्मल और बजटेड जी। हमारा वास्ता पढ़ना है जी एक्चुअल के साथ और नॉर्मल के साथ। याद रखिएगा हमेशा, सारी प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट जो है, चाहे डायरेक्ट मटेरियल हो चाहे डायरेक्ट लेबर हो, ये किस कैपेसिटी पे बेस करते हैं, एक्चुअल पे, एक्चुअल पे। वेरिएबल ओवरहेड्स जो हैं ये भी एक्चुअल पे। मसला किस में आता है, फिक्स का फॉर्मूला क्या है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का फॉर्मूला टोटल में दिए होते हैं जी। इनका फॉर्मूला होता है मेरे भाई जी फिक्स भाई, आपको एब्जॉर्प्शन रेट निकालना पड़ता है ना फिक्स ओवरहेड्स के लिए। एब्जॉर्प्शन रेट कैसे आता है जी, बताएं, शाबाश, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, यानी इसके लिए नॉर्मल कैपेसिटी यूज होती है। लेकिन बट BU डबल टी वाला बट नहीं, भूल जाए उसे, BUT वाला बट भाई, लेकिन वाला। लेकिन भाईजान अगर नॉर्मल कैपेसिटी कम है और एक्चुअल कैपेसिटी ज्यादा है, तो भाईजान फिर फिक्स ओवरहेड्स के लिए भी कौन सी कैपेसिटी रेलिवेंट है, एक्चुअली एक्सेप्शन लिखवाई थी। ये बात याद रहेगी, ये याद है ना बात आप लोगों को भी, सीट वेल वालों। अच्छा जी, अब बच्चों इस हिसाब से ये तो गलत हो गया। इधर कहता है दोनों नॉर्मल पे बेस करती हैं, नहीं, नॉर्मल रूल ये है सारी कैपेसिटीज एक्चुअल हैं और फिक्स वाली नॉर्मल, सारी कैपेसिटीज एक्चुअल, फिक्स वाली नॉर्मल। नॉर्मल भी एक्चुअल हो जाएगी जब एक्चुअल ज्यादा होगा। अच्छा जी, ये तो सारी बातें बस ऐसे ही हैं। कहता वेरिएबल कन्वर्जन जो है नॉर्मल पे बेस करता, नहीं भाई वो तो एक्चुअल होता है। कहता वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल, हाँ, एंड फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट ऑन नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल इफ
एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल डज नॉट एक्सीड नॉर्मल, ये बात भी इसने क्लियर कर दी। डन बच्चों, डन सर। नेक्स्ट आ जाए बच्चों, कहता राशिद लतीफ और राशिद लिमिटेड इज एंगेज इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टिंटू मिंटूज टॉयज, कहता एंड फॉलोइंग डेटा इज रिलेटेड टू वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। अच्छा जी, फॉर द मंथ ऑफ फलाना जी, कहता कॉस्ट हमें चाहिए पर यूनिट पे, किस पे चाहिए बच्चों? आप देखें नहीं, पर यूनिट पे अवेलेबल है, डायरेक्ट मटेरियल मैंने बताया था पर यूनिट पे अवेलेबल होगा, वेरिएबल भी। और बच्चों याद रखिएगा, ये जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स है ना, ये भी पर यूनिट पर अवेलेबल होते हैं। तो ये हैं बच्चों 50% ऑफ लेबर कॉस्ट, जो कि 50 बनेगा कितना? अब भैया जी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिए हुए हैं, इसको एब्जॉर्ब, इसको तोड़ लें जरा पर यूनिट पे, कैसे टूटेंगे? 2,20,000 डिवाइडेड बाय 2,000, ये कितना आ गया यार? एक मिनट, ये सॉरी ये मुझे बताएं किससे डिवाइड होगा, बताएं, नॉर्मल से या एक्चुअल से? वजह जी बड़ी क्या है जी बच्चों? एक्चुअल ज्यादा है, तो ये किस पे बेस करेगा? तो इधर जवाब आएगा जी 100 रुपया, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये कट गया, क्या हो गया बच्चों? और ये इससे जब कटेगा तो 100 जवाब आ जाएगा जी मेरे भाई। इनामुल्लाह ऐसे नहीं कट गया भाई। अच्छा जी, फिक्स ओवरहेड्स पे इधर आओ, और इधर आ गया जी 100 रुपया। जी बताओ भाई, कटने कुटने के बाद कितना जवाब आया? 400 जी मेरे भाई। ओके, ऐसे आना था माड़ा। हाँ जी, अच्छा आप इधर आओ भाई जी, उधर नहीं आ रहा था, अब आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा नहीं, टेक्निकल सवाल था ना, टेक्निकल सवाल था थोड़ा। अच्छा बच्चों इधर आओ, कहता था ग्रॉस प्रॉफिट, और ये तो वैसे भी मैंने सवाल जो था ना बाद में अपलोड किया लेक्चर इसका, ठीक है। कहता जी मैं वैसे बड़ा परेशान था कि यार, मैं कह भी रहा था वो मुजम्मिल साहब अपने जो टीएम, मैंने कहा यार बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे इस मॉक को देखने के बाद, हैं? शर्म कर मड़ा, सिर्फ 12-13 थे, गिनता जा, ये एक है, ये एक है, 28-29 वो थे, 10-11 ये थे, गिनता जा साथ साथ। वो तो अब किस्मत है ना। अच्छा जी, कहता समरा हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अब बच्चों इसमें सबसे पहले देखें क्या मांग रहा है, कहता था ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए हमें, क्या चाहिए भाई? फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022, कहता नियरेस्ट रुपीस में बता दीजिएगा। सर जी सबसे पहले तो मुझे बताएं जी ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? जी बोलें शाबाश। सेल माइनस, शाबाश वेल डन जी, कॉस्ट ऑफ सेल। बच्चों ये मेथड कौन सा है? कहता परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और वेटेड एवरेज मेथड, और बच्चों क्या? वेटेड एवरेज मेथड। भाईजान आपने सबसे पहले तो सेल निकाली जा सकती है, सेल कैसे आएगी जी? भाईजान 400 यूनिट्स ये वाले और 650 ये वाले, तो ये बिके हैं 70 पे, और ये बिके हैं बच्चों किस पे? ये भी 70 पे। इधर उन्होंने ना सेल प्राइस दी हुई है, क्या दी हुई है? सेल प्राइस। अच्छा वैसे आपको पता है ना, अगर हमने कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है तो हमें सेल प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं करना होता, हमने अच्छा ये कैसे आया जी? जल्दी बताओ ये यार, वैसे कर लेना चाहिए आप, ये इतना बड़ा लेंथी सा सवाल है, ये पेपर में मेरा नहीं ख्याल इतना लेंथी सवाल आने के चांसेस है, लेकिन आपने कर लेना, करके जाना है जी। बच्चों बताओ जरा, 700 मल्टीप्लाई बाय 53 और प्लस नहीं 700 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा 400 मल्टीप्लाई बाय 70, 400 मल्टीप्लाई बाय जी प्लस, भाई मैंने सही भी कर ली है, 650 मल्टीप्लाई बाय 70, ये तो फिर एक ही रेट लगा देना था यार दोनों के जी। कितना आता है? 73 ये आ गया। अच्छा जी, आप बच्चों इधर आओ जरा, मुझे बताओ ये ओपनिंग स्टॉक है 500 मल्टीप्लाई बाय ये वाला, ऐसे ही है ना? अच्छा जी, ये आपके पास आ गया। अभी क्लोजिंग स्टॉक का पता चल सकता है? क्लोजिंग स्टॉक का पता चल सकता है यार? इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है इसकी, ये बड़ा लेंथी सा सवाल है, ये रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल है, ये होगा 7 लेक्चर नंबर 7 में होगा कहीं ना कहीं, या 7 में होगा या 7B में होगा शायद जी। जनरल था उसमें से देख लें, इसमें से 4 से 5 मिनट लग जाने हैं, फाइनल अकाउंट का सवाल रह जाना है, ठीक है। टाइम बचा तो एंड पे करवा दूंगा इंशाल्लाह जी। अब्दुल कुदूस देखना यार, जो लेक्चर नहीं भेजा उधर लिंक, उस 7 या 7B में इनको बता दो, टाइम भी बता दो देख के।
देख के बता दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो उधर टीयर रूम में आ जाना, वो आपको टाइम बता देंगे। ये सवाल करवाया हुआ है मैंने, थोड़ा लेंथी है, ये देख के जाना है। ये ग्रॉस प्रॉफिट ना पूछता है, इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स ना भी हुई तो वैसे ही पूछ लेगा आपसे। जी करवा देते हैं बाद में आपको इंशाल्लाह। इधर आना जरा, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कहता फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट कॉन्सेप्ट। जी मेरे भाई इधर आए जरा, ये आपके मौत में ये नहीं था मेरा ख्याल है, ये कटवा दिया था। ये क्या किया था जी, ये नहीं था। कहता जी एन इनकम विच इज रिकग्नाइज्ड इन द ईयर ऑफ अकरेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ रिसीट और नॉट। कहता जी एक इनकम है, कहता जी विच इज रिकग्नाइज इन द ईयर, जो कि हमारे वाले साल की इनकम है। कहता चाहे रिसीव हो या ना हो। कहता इज टर्म्ड एड्स, कहता ऑफ रिसीड और नॉट एंड इज इन एरियर्स। कहता जी बाद में रिसीव होनी, एरियर्स का मतलब बाद में होता है, बाद में। इनकम कमा ली हमारे वाले साल की है, रिसीव बाद में होगी। एक्रूड इनकम है बच्चों दी, अक्रूवल अक्रूवल। कहता एन एक्सपेंस और इनकम विच इज पेड एंड नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर एक्सपेंस इज टर्म एज ओके। असल में लफ्ज होना चाहिए था प्रीपेड एक्सपेंस, लेकिन अगर ना ऐसा लिखा हो तो फिर प्रीपेमेंट ही ठीक है। लेकिन अगर पेपर में पूछे कि आप प्रीपेड एक्सपेंस और प्रीपेमेंट बोथ आर सेम टर्मिनोलॉजीज, आपने कहना नो, व्हाई नो। इन केस ऑफ नॉन करंट एसेट्स लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है प्रीपेमेंट्स, और एक्सपेंस के केस में प्रीपेड का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उधर अक्सर सवालों में प्रीपेमेंट दिया तो मजबूरन फिर यही सही है यार। अच्छा जी, कहता कंसीडर द फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर सही। कहता रेंट रिसीव इन एडवांस वॉज रिकॉर्डेड एज करंट लायबिलिटी, माड़ा सही है जी। अनअर्न्ड अनअर्न्ड। कहता प्रीपे सैलरीज अनपेड एट ईयर एंड वॉज रिकॉर्डेड एज ओके, सही है जी। नेक्स्ट कहता है क्रूड एक्सपेंस वॉज रिकॉर्डेड, करंट एसेट कितों आ गया भाई, एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस वॉज रिकॉर्ड नॉन करंट एसेट, इनामुल्लाह नॉन करंट एसेट है, तो फिर इधर क्यों नहीं तेरा सही हुआ ये वाला है? माशाल्लाह यार, ऐसे तो ना करो। कहता ऑन 1 जुलाई 2012 कहता एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹150,000 वॉज पेड 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 इन एडवांस इन एंड रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। कहता जी व्हाट एडजस्टिंग एंट्री शैल बी पास्ड एट 30 सितंबर। बच्चों सबसे पहले अकाउंटिंग पीरियड का एंड बताओ, ये है ना यार 30 सितंबर 2022। ये स्टार्ट कब हुआ होगा भाईजान? आपका रेंटल एग्रीमेंट तकरीबन इधर इधर 3 महीने ऐसे ही है ना, आपने रेंट पे कर दिया ऐसे पूरे साल का। लाल है भी लाल है जेड़ा पन्नो लाल है जी। कितना लाल बच्चों? ये लाल ये 9 महीने लाल। कितना लाल इनामुल्लाह, कितना लाल भाई जी? 9 मई नहीं भाई, उधर तो लाल हुआ ही है। ये 9 महीने लाल है भाई, सही है सर। अब बात सुनिएगा, ये 9 महीने का प्रीपेड एक्सपेंस है। क्या है भाईजान? प्रीपेड एक्सपेंस है जी मेरे भाई। भाईजान ये जो 3 महीने हैं ये आपका एक्सपेंस है। आपने स्टार्ट में क्या किया? कहता व्हाट एडजस्टिंग एंट्री। अच्छा इसने अब ये नहीं बताया हुआ, इसने अब ये नहीं बताया कि इसने एंट्री उस टाइम क्या की है, तो कोई मसला नहीं, हम देख लेते हैं। भाईजान एक्सपेंस 3 महीने का है, स्टार्ट में इंश्योरेंस प्रीमियम आपने इतने की पे कर दी। कहता कौन सी एडजस्टिंग एंट्री आपने करनी है? असल में सवाल को इस तरह डिस्क्राइब किया होना चाहिए था कि पहले हमने कौन सी एंट्री की है, नहीं बताया तो भाईजान फिर नीचे आके हमें ऑप्शंस की तरफ देखना पड़ेगा। सवाल जी अच्छा सॉरी, अच्छा ये लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है एज एन एक्सपेंस। स्टार्ट में एंट्री कर दी मेरे मासूम दोस्तों, एक्सपेंस डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट, कैश या बैंक क्रेडिट। मेरे भाई एक्सपेंस कितनी देर का? 3 महीनों का। तो भाई 1,50,000 को डिवाइड करो ना जरा 12 के साथ, 1 महीने का आ जाएगा। और 9 महीनों का क्या है भाईजान? भाई 1 महीने का आ गया। कैलकुलेटर तैमूर पकड़ ले तैमूर। 1,50,000 को 12 से डिवाइड करो भाईजान, 3 महीने का एक्सपेंस, तो बाकी क्या है? कैलकुलेटर नहीं है ना जी। अच्छा अभी कैलकुलेटर आपको क्या लगा कि आज हमें गपशप ही करनी है सर ने मॉक में?
बच्चों कैलकुलेटर, अकाउंटिंग क्लास में कैलकुलेटर नहीं है, गुनाह कबीरा है। अस्तगफिरुल्लाह करें 8-10 दफ़ा ज़रा ऊंची ऊंची आवाज़ में कहें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर, और ज़्यादा करें, अब तो आपके पेपर हैं तो वो भी कर लो, सवाब भी मिलेगा, गुनाह तो नहीं मिलना। कर ले, जैसी हरकतें हैं बेहतर ही है तेरे लिए। जी बच्चों 9 महीने का प्रीपेड है, 150,000 को 12 से डिवाइड करो बच्चों, 1 महीने का आया तो 9 महीने से मल्टीप्लाई कर दो ना जी। प्रीपेड एक्सपेंस, एसेट है डेबिट, और एक्सपेंस क्या हो जाएगा, तो दिस इज योर जवाब। अच्छा जी, जी बच्चे, जी जी 30th ये रही, ये रही। लेकिन इधर देखिए ना, 1 अक्टूबर से हो रहा है ना, साल का शुरू 1 अक्टूबर नहीं होगा। जी ठीक है, ये देखें उसने कहा व्हाट एडजस्टिंग एंट्री शैल बी पास्ड इधर, कहता इस दिन क्या एडजस्टिंग एंट्री होनी है, इसका मतलब यही आपका काउंटिंग पीरियड का एंड है। और याद रखिएगा अक्रूवल्स का जब चैप्टर पढ़ाया था तो ये आपको बताया था, ये जो एडजस्टिंग एंट्रीज होती है ना, ये हमेशा काउंटिंग पीरियड के एंड पे आके आप देखते हैं कितना ज्यादा पैसे दे दिए, कितने कम दिए, सही है, या कितने वक्त से पहले ले लिए, सही है बच्चों। अच्छा जी, और इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी है कि ये देखें, आपने जो है 12 महीने का एडवांस में रेंट पे कर दिया, इसमें से एक्सपायर कितना हुआ है, 3, बाकी अनएक्सपायर है ना, जिसे आप प्रीपेड कह रहे हो। अच्छा बच्चों, अच्छा ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का इशू था, ये वाली तारीख इधर आनी थी और ये तारीख इधर आनी थी। असल में ये था मेरे मासूम दोस्तों बीडी, और ये था सीडी, आप अल्लाह करे यही हो। अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर अब बच्चों ये है रेंट इन एरियर्स, ये पूरी लाइन एरियर की है, ये पूरी लाइन किसकी है, पेपर में ये नजर ही नहीं आ रहा होता, पेपर में ये एडवांस लग रहा होगा, ये एरियर लग रहा होगा, ये 2000 लग रहा होगा 22, ये 21, इसलिए ध्यान से देखना है, क्या करना है, ध्यान से, आंखें नजरों की हिफाजत जितनी ज्यादा होगी उतना ध्यान ज्यादा, उतना फोकस ज्यादा होगा जी। नजरों की हिफाजत का ताल्लुक मेरे भाई हाफजे से है डायरेक्ट। अच्छा रेंट इन एरियर मेरे भाई, ये ओपनिंग है, ओपनिंग है ना, और बच्चों इसका क्लोजिंग भी साथ ही लिख लो जी। रेंट, ओए होए जी मेरे भाई, इथे आएगा भाई 80,000, और इधर, और बच्चों रेंट इन एडवांस 50,000, भाई एरियर का मतलब है अक्रूवल ना, इनकम के केस में अक्रूवल एसेट होता है, ये इनकम का सवाल है। अच्छा जी, इथे आ जाएगा मेरे भाई 1 लाख। अब मुझे बताओ की कितने कितने गया, हाँ कहता है रिसीव कितना किया, 7 लाख, इनकम का सवाल है ना भाई, कैश अपने अकाउंट में डेबिट, ये कैश इसके ऑपोजिट साइड पे, तो इसका टोटल कर लो 8 लाख, इधर जी बताओ जरा कितना बैलेंसिंग, 6 लाख जी, यही जवाब है बच्चों। अच्छा जी, जी बच्चों आफ्टर करेक्शन द रिसीवेबल बैलेंस एट एंड ऑफ द ईयर, बच्चों इस तरह का जब सवाल आएगा ना, एंड वाला बैलेंस अगर तो आएगा ना, क्रेडिट सेल का सवाल, वो कितनी है टी काउंट्स को, उससे फिर बैलेंसिंग निकालनी पड़ेगी, इस तरह के सवाल हैं न्यू एडिशनल मटेरियल में, ठीक है। अच्छा ये वाला जब सवाल आएगा ना एंड पे, ये वाला बैलेंस पूछ रहा है कितना है, तो फिर तो आप देखें ओपनिंग बैलेंस पकड़ें, जो चीजें डेबिट साइड में आनी चाहिए उनको ऐड कर दें, क्रेडिट वालों को लेस कर दें, तो जवाब आ जाएगा। देखो बच्चों 1,50,000 कहता आफ्टर करेक्शन, इसका मतलब ये गलत अनएडजस्टेड बैलेंस है बच्चों, ये पकड़ो जी। जो शार्प बच्चे हैं ना, जो माशाल्लाह एक्टिव हैं, सोचते हैं चीजों को, तो आसानी के लिए 3 सिफर काट दो ना, 3 सिफर के बगैर क्वेश्चन सॉल्व कर लो जी। 1.5 लाख रुपया सेल की वजह से बैलेंस बढ़ेगा, 600 ऐड कर दो भाई। पेबल जी, अब बात सुनिएगा, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा की एंट्री क्या होती है बच्चों, इधर उसने गलत बनाया हुआ है, ये कॉन्ट्रा इधर आना चाहिए, रिसीवेबल क्रेडिट होगा बच्चों और पेएबल डेबिट, तो इसने माइनस होना है। आप छोड़े उसने क्या किया, अपना काम करें आप, -18 भाई। डिस्काउंट अलाउड की वजह से भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, शेयर रिटर्न की वजह से भी माइनस होगा जी। कैश 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 और बैंक, ये जो पैसे मिल गए
इसकी वजह से भी रिसीवेबल अब कम हो जाएंगे, माइनस माइनस, डिस्काउंट रिसीव आता ही नहीं है भाई। बैड डेट की वजह से भी 19,000 माइनस, और मेरे भाई इंक्रीज इन अलाउंस वैसे ही नहीं आता। और सही वाला बैलेंस बता दो जी बच्चों, डन जी। नेक्स्ट आ जाओ, सही है ना? हेलो जी जी, सही है। कहता विच टू कौन से दो सही हैं? रिसीवेबल शुड बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आफ्टर डिडक्टिंग, बिल्कुल सही, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। कहता रिसीवेबल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो होते हैं ऑन ग्रॉस वैल्यू, वेयर एज अलाउंस शुड बी चार्ज। नहीं यार, ऐसे कहां होता है? ऐसे तो नहीं होता ना भाई, ऐसे तो नहीं होता ना। कहता है इंक्रीज इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, शेल, इंक्रीज का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। कहता है शेल बी चार्ज्ड एज एन इन स्टेटमेंट ऑफ। ये तो माड़ा सही है ना? माड़ा और माड़ा, ये सही था? ये सही किया तूने? नो सर यार, ये तो आसान था जी। इनामुल्लाह साहब आपने, चले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े जी, इनाम ने सही कर लिया यार ये वाला जी। कहता क्रेडिट लिमिट एंड एज एनालिसिस इंटरचेंजेबल आर जी। भाईजान दोनों के अपने अपने मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स मुख्तलिफ हैं, इंटरचेंजेबल नहीं है। अच्छा जी, कहता है एक ही जगह दूसरे को इस्तेमाल करना इसे इंटरचेंजेबल कहते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा शायद आपने ये। कहता है अकाउंट रिसीवेबल ऑफ इनाम ट्रेडर, ले भाई पैसे नहीं लबने जो रिसीवेबल रहते हैं, एज एट 30 जून 2022 बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वाद रुपीस, मेरे भाई ये कहता बिफोर मेकिंग कहता इसमें एडजस्टमेंट जो है अभी नहीं आई। अच्छा बच्चों, इसका मतलब है गलत वाला बैलेंस कितना है? 4,10,000, और उसने हमसे ना ये कंप्रीहेंसिव इनकम में कितना जाएगा ये पूछा है। कहता है इनाम ट्रेडेड रिसीव हैज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 11,000। तो बच्चों बात सुनिएगा, ये प्रॉफिट और लॉस में सीधा सीधा 11,000 चला गया ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पे। 11,000 मैं अब वो सारा नहीं बना रहा। कहता जी इनाम हैज आइडेंटिफाइड अ कस्टमर, इनाम साहब ने एक कस्टमर ढूंढा जी। कहता जे सन्स हु इज इन फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ऑन ₹25,000। अच्छा ये फाइनेंशियल क्राइसिस में है, तो बच्चों ये डाउटफुल डेट है, ये भी कंफर्म नहीं हुआ। कहता इट वॉज डिसाइडेड टू क्रिएट 80% अलाउंस अगेंस्ट जे रिसीवेबल। यार ये वैसे करवाया हुआ है ये सवाल, अब करवा दूं फिर दोबारा? चलो करवा देते हैं जी। तुम्हारे लिए तो कभी कोई सवाल नहीं करवाया ना, ऑनलाइन वालों के लिए सर करवाएं, तुम्हारे लिए तो कभी नहीं करवाया ना। ताने देता है यार माड़ा, तू ऐसे थोड़ी होता है यार, स्पेसिफिक और जनरल। अच्छा यार करवा देते हैं। अच्छा भाई इधर सुनिएगा जरा, इधर डाउटफुल की अमाउंट आती है, इधर क्या आता है परसेंटेज, और इधर क्या आएगा जी मेरे दोस्त? मुझे बताओ एडजस्टेड डेटर्स कितने हैं जी? एडजस्टेड ऐसे आएंगे बच्चों, एडजस्टेड डेटर्स कैसे आएंगे? एडजस्टेड डाउटफुल 4,10,000, 4,20,000। पहली दफा तूने कोई चीज बताई और गलत। और इसमें से बैड डेट एक्सपेंस कितने हैं? तो पीछे कितना आया? वो इधर तो नहीं करना, वो ऊपर करते हैं जाके। देखें ये 4 में से ये माइनस कर दिया, मैं फॉर्मेट नहीं चेंज करता ना। आप तो डायरेक्ट कर लेंगे, आप कर लें डायरेक्ट, वो बाकी बच्चे हिल जाते हैं ना बेचारे, वो कहते हैं सर ऐसे तो नहीं आपने पहले करवाया था। सारों का आईक्यू लेवल सेम नहीं होता, मेरे जैसे भी बेचारे होते हैं। अच्छा जी, आप बच्चे ये 25,000 है, क्या है? अगर बार बार फॉर्मेट साथ चेंज करें ना तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर जी पहले तो ऐसे नहीं करवाया था जी। कितना आ गया इधर जी? बाकी कितना रहा? 370, बस तुक्के पे चल रहे हैं। और इधर 5% जी, बताइएगा हैं? कैलकुलेट करके बताओ यार अब्दुल कुदूस साहब। 38,700 क्या बच्चों? 38। ये क्या है बच्चों? क्लोजिंग प्रोविजन। तो बच्चों ओपनिंग कितनी है? टी काउंट टू काउंट नहीं बनाने, ओपनिंग कितनी है बच्चों? 18,500। भाईजान ये है क्लोजिंग, ओए होए ये है क्लोजिंग, ओपनिंग कितनी है? 18,500। तो बच्चों इसको माइनस करो तो शक बढ़ गया ना। शक कितने से बढ़ा? टी काउंट बनाना है तो बना लो, नहीं तो ना बनाओ यार, जरूरत क्या है बनाने की। कितना?
देखो ओपनिंग पे शक ज्यादा था, आपने नहीं भी करना ऐसे ना करें। क्लोजिंग पे शक कितना है 18,500, तो भाई शक बढ़ गया ना, तो कितने से बढ़ा 20,200 से। मेरे भाई जवाब क्या बताओ, क्या था जी स्टेटमेंट जी 20,200 ये और 11,000 ये वाला, तो 31,200 हो जाएगा ना। अच्छा जी, कहता था परसेंटेज ऑफ जनरल अलाउंस। बच्चों मेरी बात सुनना, अब उम्मीद है ये सवाल ये वाला कर लोगे। ये सवाल तो करवाया भी हुआ है, ये सवाल करवाया ना, ये वाला भी करवाया हुआ था, ये भी एज इट इज करवाया हुआ है, एज इट इज आ गया इधर भी। अब मेरी बात सुनिएगा बच्चों, इधर इधर सुनिएगा। हमसे पता क्या करता है कभी कभी, प्रोविजन की परसेंटेज निकलवा लेता है। क्या करता है, इधर देखिएगा, ये है ए, ये क्या है, और ये क्या है, और ये क्या है सी। सी कैसे आता है, सॉरी सी कैसे आता है बताएं जरा, ऐसे ही ना, ऐसे ही है ना। सी है प्रोविजन की अमाउंट, और ए क्या है, डेट, डाउटफुल डेट। क्या है बच्चों, अगर मैंने, मुझे क्या चाहिए, बी चाहिए, बी चाहिए ना, बी नहीं, बी नहीं चाहिए, बी। तो बच्चों ए डिवाइड और सी डिवाइडेड बाय ए, ये क्यूएम का हाल है तुम्हारा, सी डिवाइडेड बाय ए, सी डिवाइडेड बाय ए। तो बच्चों ऐसे ही है ना, देख लो भाई, भी नहीं पता यार है। ये सी है बच्चों, सी, सी है, क्या है, मुझे बी चाहिए, तो ये ए इधर आ जाएगा ना भाई, सी डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा ना। तो सी इधर क्या है, बोलो शाबाश। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करूं बता, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मरे कितों है। अच्छा वो सुन ली और मेरे के कान खराब है। अच्छा तो इधर डिवाइड कर, इधर आ जाएगा 25,000। तो बच्चों तो बताओ जवाब क्या आया, 80% आ गया। इसको करो जरा, 18,700 डिवाइडेड बाई 374,000। और करो ना भाई, भाई सिंपल सी बात है, प्रोविजन की अमाउंट को डाउटफुल डेटर की अमाउंट से डिवाइड कर दोगे तो जवाब आ जाएगा। ओके बच्चों, ये कर लीजिएगा फिर 4%, इसका ये जवाब आता है। कहता जी बैड डेट, ये सवाल अहम है 18। कहता बैड डेट रिटर्न ऑफ आर चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस एंड डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल एज अलाउंस। भाई एज अलाउंस नहीं, एज बैड डेट एक्सपेंस। अच्छा जी, इंक्रीज इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट इज चार्ज्ड टू प्रॉफिट और लॉस। कहता एंड क्लोजिंग बैलेंस इज डिडक्टेड फ्रॉम। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात जी, मुझे लगता है यही तरह सही है। अच्छा जी, कहता बैड डेट रिटर्न ऑफ आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इंक्रीज इन एन अलाउंस। भाई ऐसे थोड़ी होता है, प्रॉफिट और लॉस में से माइनस करते हैं। कहता बैड डेट रिटर्न ऑफ एंड डिक्रीज इन अलाउंस आर एडेड एंड टोटल अमाउंट इज। भाई डिक्रीज जो है लेस होती है, ऐड नहीं होती। तू समझा, नहीं तो समझा देगा ही कि आप समझ जाओ। अच्छा जी, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग नेट अमाउंट। जरा का परेशान क्यों है, परेशान सा लग रहा है, जब से मॉक देना शुरू हुए हैं जिंदगी अजीब सी हो गई रह गई है, परेशान सा हो गया हूँ मैं। अच्छा भला था, अचानक सीए में आया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए जी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग नेट अमाउंट इज चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द। बच्चों ये तो देखो ना, ये देखो बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सट्रैक्ट्स हैं प्लस बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ। बैड डेट रिटर्न ऑफ ये तो ऑलरेडी हो गए ना रिटर्न। कहता प्लस इसमें मजीद अगर बैड डेट आ गए तो ऐड हो जाएंगे। कहता प्लस इंक्रीज इन एन अलाउंस। सर एक बात नहीं समझ आती, समझ तो वैसे कुछ भी नहीं आ रहा, एक बात ये वाली समझ नहीं आती कि बैड डेट रिटर्न ऑफ लहदा लिखे हैं, टू बी रिटर्न ऑफ लहदा लिखे हैं। चलो मेरे बिल में इजाफा करें जी जी, नहीं जरा को बोलने दो। वेल डन सर जी, इसकी एंट्री उन्होंने खुद कर दी है और इसके लिए उन्होंने आपको मदऊ किया है पेपर में, ठीक है। क्या आप करें, इंक्रीज इन एन अलाउंस की वजह से एक्सपेंस बढ़ेगा और बैड डेट रिकवर्ड की वजह से एक्सपेंस। मैंने जब फाइनल अकाउंट हमने जब डिस्कस किया था बच्चों, एक तो मैं और मैंने वाला ना ये जिंदगी से निकालें जरा, मैं और मैंने वाला कम इस्तेमाल करें। हमने जब ये बैड डेट एक्स रिकवरी पढ़ी थी ना, तो हमने जब चैप्टर नंबर 5 बैड एंड डाउटफुल डेट पढ़ा था, तो इसमें हमने अर्ज की थी कि भाईजान बैड डेट जो है ना, बैड डेट इसको आपने एक्सपेंस के तौर पे लेना है, वरना आपके सवालों का जवाब सही नहीं आएगा। जब फाइनल अकाउंट हमने किया था तो उसमें हमने कहा था कि उसमें फॉर्मेट में ना वो अदर इनकम को ज्यादा प्रेफर कर रहा है,
तो आपसे अर्ज की थी कि पेपर में या फॉर्मेट में देख लीजिएगा, अदर इनकम वाला ऑप्शन है या बैड डेट एक्सपेंस वाला है, या सेलिंग एक्सपेंस जो होते हैं उसमें से उसमें से माइनस किया हुआ है। ठीक है ना, ये बात समझ गए ना। अच्छा, ये ऑप्शन में देख लीजिएगा। अच्छा जी, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अलाउड अस टू रिकॉर्ड ये वाला बैड एंड डाउटफुल डेट एंड एनआरवी एडजस्टमेंट। कौन कहता है बच्चों? प्रूडेंस अंकल कहते हैं एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। जी क्या क्या मैचिंग कहां से आ गया इधर? और भाई मैचिंग नहीं है, मैचिंग तो है कि क्या उसका नाम है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आपने नॉन करंट एसेट लिया, आप वो नॉन करंट एसेट को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आहिस्ता 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 स्लोली एक्सपेंस का पार्ट बनाओ। कैपिटल एक्सपेंस को आहिस्ता आहिस्ता रेवेन्यू एक्सपेंस बनाते हैं, ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्त, ये प्रूडेंस है। क्या है? प्रूडेंस कहता है एनआरवी, जब हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था, अभी आपका लॉस तो नहीं हुआ, ये लॉस तो कल को जाके होना है। आप तो आज की कॉस्ट को कल की एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर कर रहे हो, ये तो आज का लॉस ही नहीं है। लेकिन अंकल प्रूडेंस कहते हैं भाईजान आप इसे आज रिकॉर्ड करो, यानी एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। ये प्रूडेंस अंकल कहते हैं। अच्छा मेरे भाई, कहता है 14 फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्लिप ऑफ टंग होती है मेरे भाई, पढ़ा पढ़ा के बंदा इस तरह हो जाता है, वो निकल जाता है ना मुंह से। वे 14 फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कहता था रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू की बात कर रहे हैं, आफ्टर डिडक्टिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। कहता है रेजिडुअल वैल्यू के कल जब आप यूजफुल लाइफ एसेट को पूरा इस्तेमाल करने के बाद मार्केट में एसेट को बेचेंगे तो यह उतने पैसे आएंगे। सिमिलर नेचर का एसेट होना चाहिए, ये नहीं कि मेहरान को होंडा सिविक के साथ कंपेयर करने लग पड़ो, ऐसे नहीं होगा। सिमिलर एज और नेचर का एसेट होना चाहिए। ये भी नहीं होगा गार्ड को कह रहा हूँ, गाड़ी को बिल्डिंग के साथ कंपेयर करने लग पड़ो। सही है। हाँ कहता अगर कोई एसेट को बेचने में खर्चा भी है, सही है, खर्चा कहता वो भी माइनस करना पड़ेगा ना, लिखने पढ़ने का खर्चा, कमीशन पे कर दिया। अच्छा जी, कहता प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स, बिल्कुल बढ़िया बात। That are expected to be used for more than one accounting period. Non-current asset कहता and are held for use in the production for rental to others। बच्चों मुझे for rental to others से एक बात याद आ गई है। कौन से दो एसेट ऐसे हैं जिनको रेंट पे दे दिया, हमारी प्रॉपर्टी है, हमने खरीदा और आगे रेंट पे दिया, तो हम उनको फिर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में शामिल नहीं करते, बल्कि क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। लैंड और बिल्डिंग के केस में अगर एसेट हमारे हैं, हमने कहा जी इनको रेंट पे देना है, तो बच्चों इन एसेट्स को क्या बोलते हैं फिर जी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। क्या है बच्चों? IAS 16 नहीं है। अच्छा जी, कहता जी एडमिन कॉस्ट, और आगे कहता जी एंड फॉर एडमिन पर्पस, ये भी ठीक है। कहता एडमिन कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन इनिशियल कॉस्ट, ना जी ना। कहता डेप्रिसिएशन इज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, कहता था रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ फर्नीचर इतनी है जी 30 जून 2022 पे, बुक वैल्यू 86,400। कहता था फर्नीचर वॉज ओरिजिनली परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2020। बच्चों देखो कितने साल गुजर गए हैं भाई, देखो 2020 पूरा, 21 पूरा, और ये आधा, सॉरी 2022 आधा, ये पूरा भाई, और ये 2.5 हुआ ना। कहता जी बात सुनिएगा अब जरा तवज्जो से। कहता जी एंड कंपनी डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 20%, एट द रेट। कहता मुझे कॉस्ट बताएं, क्या बताएं बच्चों जी? फॉर्मूला बता दें। अगर बुक वैल्यू की अमाउंट निकालनी है तो फॉर्मूला ये होता है, कॉस्ट 1 मल्टीप्लाई बाय रेट इन परसेंटेज। सर इधर मल्टीप्लाई नहीं किया, और 4 नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, इस तरह ब्रैकेट जब लगा दें। और इधर बच्चों एन क्या होता है? जितने साल गुजर गए। हमारे वाले सवाल में 2.5 है। इस तरह तो बुक वैल्यू की अमाउंट आती है, क्या आती है? अमाउंट तो पहले ही पता है, अमाउंट तो नहीं ना बोंगो की तरह निकालने लग पड़ना। अब आपको बुक वैल्यू की परसेंटेज चाहिए। बुक वैल्यू की परसेंटेज का मतलब ये होता है कि एसेट ने अभी इतना मजीद डेप्रिशिएट होना है। इसे बुक वैल्यू की अमाउंट को कहते हैं अनडेप्रिशिएटेड अमाउंट। क्या? और भाईजान बुक वैल्यू की परसेंटेज को कहते हैं अनडेप्रिशिएटेड परसेंटेज।
ठीक है जी। कितनी अमाउंट ऐसी है जिसने आगे आ जाके अभी डेप्रिशिएट होना है? 86,800, सही है सर। और 86,400। और कितनी परसेंटेज ऐसी है जिसने आगे जाके डेप्रिशिएट होना है, यानी अनडेप्रिशिएटेड है? तो मैं अमाउंट के साथ उसको डिवाइड करूंगा, कॉस्ट 100 पे होती है, वो भी निकाल लेते हैं बच्चों। अगर परसेंटेज निकालनी है ना बुक वैल्यू की, तो इस कॉस्ट को रिप्लेस करना है किसके साथ? 1 मल्टीप्लाई करना है, कर दे, नहीं भी करना तो मसला नहीं है। 1 ओए होए जी जी 1 माइनस रेट। जी बच्चों रेट सवाल में 20% है, तो इधर 1 माइनस 20% करूंगा तो 0.80। एन कितना है? 2.5। जी बताइएगा भाई कितना, सही से बताइए। 57.24। ये मैंने बगैर 100 कर, वो क्या उसका नाम है, परसेंटेज के बगैर। अच्छा जी अब सुनिएगा जरा, अमाउंट कितनी है बच्चों? कॉस्ट ये है ना, कॉस्ट निकालनी है, तो बुक वैल्यू की अमाउंट कितनी है? अगर मुझे किसी चीज की अमाउंट का पता है और वो कितने पे पड़ी है ये भी पता है, तो रिक्वायर्ड से मल्टीप्लाई करूंगा। रिक्वायर्ड तो 100 है ना कॉस्ट जी, 57.24। तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी जो कि रिक्वायर्ड अमाउंट है, बताना राणा, बताना है 150। तैमूर तू राणा है? अच्छा जी जी कितना? 150 जी। अच्छा बच्चों तो जवाब क्या आया बच्चों? अप्रोक्सीमेटली इतना, अप्रोक्स इतना जी। कहता जी व्हीकल वॉज परचेज बाय जीएम एंटरप्राइजेज फॉर ₹9 लाख ऑन 1 जनवरी 2021। कहता विच हैज एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 1 लाख आफ्टर 5 साल। ठीक है, मैनेजमेंट यूजेस सीधा लाइन मेथड फ्रॉम, ठीक है इधर तक। कहता ऑन फ्रॉम 1 जनवरी 2022। बच्चों कितने सालों के बाद? 1 साल के बाद ना। कहता मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया कि मेथड अब कोई और है। कहता डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दें। बच्चों ये 2 स्टेप में सवाल सॉल्व हुआ करेगा। पहला स्टेप क्या होगा? पुराने वाले मेथड के मुताबिक क्या निकाल लो? अच्छा जी, डेट, डिस्क्रिप्शन और क्या, एसेट का नाम बताना है। बस तुक्का ही लगाया है, पता नहीं है। अच्छा जी 1 जनवरी 21। बच्चों बताएं एसेट कितने का है? एसेट की जी कॉस्ट है ना, कॉस्ट कितनी जल्दी बताओ? 9 लाख। मेथड कौन सा है बच्चों? स्ट्रेट लाइन जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जी। 9 लाख में से 1 लाख निकाला तो कितना आया? डिवाइड कर दो यूजफुल लाइफ से। बच्चों हमें बुक वैल्यू चाहिए 1 साल के बाद वाली। अगर 2 सालों के बाद वाली चाहिए होती तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता, फिर इधर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखता ना। जी कितना आया? जी कितना आ गया? ये मेरे पास ये क्या आ गया बच्चों? ये बीवी। ठीक है बच्चों जी जी मेरे भाई। अब मेरे भाई 31 दिसंबर 2022 पे जी 7,40,000 मल्टीप्लाई। बच्चों बुक वैल्यू आ गई ना। अब दोबारा अगर तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता यही वाली आ जाती। अब कौन सा मेथड है बच्चों? तो बुक वैल्यू स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 बुक वैल्यू। फिर नए वाले मेथड से क्या करना है? डेप्रीशिएट कर देना। जी बताओ जरा। 22। दिस इज योर एक्सपेंस। ओके जी जी। इफ एग्जामिनर आस्क टू फाइंड आउट बुक वैल्यू at the end of 31st December 2022 then you need to deduct this from this। ठीक है जी। अच्छा फिर ऐसे चुया कर दो भाई। अच्छा जी भाई फिर आपके पास ये बुक वैल्यू आ जाएगी। चलें आहो। अच्छा मेरे भाई इधर आए। कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट या आर करेक्ट। कहता स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस and statement of comprehensive income can be prepared in combination or can be separate statements। भाई याद रखिएगा असल में स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम जो है ये ब्रॉड टर्मिनोलॉजी, ब्रॉड स्टेटमेंट है। प्रॉफिट और लॉस इसका पार्ट है।
प्रॉफिट और लॉस, जब प्रॉफिट आता है इसके अंदर दो तीन चीजें ऐड होती हैं, वो क्या होती हैं आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो FAR 1 FAR 2 की बातें अभी नहीं। अच्छा बच्चों इसमें कुछ ऐड होगा, फिर आपके पास जवाब क्या आएगा, OCI आएगी। क्या आएगी, प्रॉफिट और लॉस में OCI नहीं OCI। फिर आके आपके पास आता है टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, प्रॉफिट और लॉस में OCI आती है, फिर उसके बाद आता है टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। ठीक है, अभी अभी छोड़े, खैर बस इतना समझना काफी है। कैसे आता है इसके लिए तो आपको मदू ही नहीं करना ना, ये कहते हैं अभी। अच्छा जी, कहता था सम ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड OCI, कहता टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम के बराबर। जी बिल्कुल सही बात। बच्चों स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट का आपको पता है भाई, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट जो है ये फिक्स पेमेंट है, स्पेसिफिक पेमेंट है। और जो डायरेक्ट डेबिट है ये क्या है बच्चों, ये BRS का सवाल है बच्चों, ये भी पेमेंट ही है, इससे भी बैलेंस कम होना है, लेकिन मेरे भाई ये वेरिएबल है। क्या है, वेरी होती है ये। तो पे ऑर्डर इधर नहीं है, पे ऑर्डर जो होता है ना उसका कंपैरिजन चेक के साथ है। चेक जो होता है ना, चेक वो निगोशिएबल होता है, वो आके ट्रांसफर किया जा सकता है किसी को, वो कैंसिल भी होता है। पे ऑर्डर की खसूसियत होती है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स में है, ये नॉन निगोशिएबल है, बस जिसके नाम पे है वही इसको क्या करवा सकता है, कैश करवा सकता है। और भाई पे ऑर्डर बनता ही तब है जब बैंक के अंदर जिससे पैसे लेने हैं उसके बैंक में उतनी अमाउंट पड़ी है, तो ये कभी भी कैंसिल नहीं होता, इतना ये याद रख लें। ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ये कैंसिल नहीं हो सकता, नॉन निगोशिएबल है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी ये सही है जी। कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट बैंक रिकंसिलिएशन। कहता अनक्रेडिटेड शेल ऑलवेज डिडक्टेड। बच्चों दो फॉर्मेट्स हैं, अगर स्टार्टिंग पॉइंट है जी बैंक एडजस्टेड कैश बुक तो उसमें माइनस होगा, और अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ऊपर है तो फिर तो ये गलत है। एक्सपायर्ड चेक का मतलब टाइम बार्ड। क्या बच्चों, एक चेक 6 महीने के बाद टाइम बार्ड हो जाता है, अगर कोई स्पेसिफिक बात ना लिखी हो तो, पहले भी हो सकता है अगर आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं। शुड बी रिवर्स्ड, बिल्कुल रिवर्स होता है, रिवर्स होता है ना भाई। अगर आपने चेक रिसीव किया किसी से और वो टाइम बार्ड हो गया तो अब उसे खत्म करके क्रेडिट साइड पे लिखना है, पेमेंट सही है ना, क्रेडिट साइड पे। अगर आपने किसी को पेमेंट के लिए चेक दिया और भाईजान उसने अभी कैश नहीं करवाया तो अब आपको कैंसिल करके डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा। कहता जी आउटस्टैंडिंग चेक्स का मतलब होता है अनप्रेजेंटेड। क्या बच्चों, अनप्रेजेंटेड। और अनक्रेडिटेड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट या लॉज, वो आगे लिखा हुआ है उसमें, जब नाम पढ़े ना आप उसके, उसमें समझ आ जानी थी। जिसने पढ़े हैं नोट्स उसे तो पता होगा ना, जिसने नहीं पढ़े वो फिर आहो तालियां तुलियां मारो। जी मेरे भाई ओके सही है। कहता है टाइमिंग डिफरेंस क्या है बच्चों, ये दोनों टाइमिंग डिफरेंस है। ओए ओके है, इनकी जनरल एंट्री नहीं होती, इनकी जनरल एंट्री हमने पहले ही सही रिकॉर्ड की हुई है, ये टाइमिंग डिफरेंस है। अच्छा जी, कहता बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट वॉज ₹27,500 ओवरड्रॉन। भाई अगर तो दोनों ने इंसानों की तरह काम किया, बैंक ने भी और बिजनेस के अकाउंटेंट ने भी, तो भाई जब दोनों में कंफ्लिक्ट आना नहीं चाहिए। अगर हमारे पास 27,500 का बैलेंस है पॉजिटिव, तो बैंक के पास वही बैलेंस 27,500 का होना चाहिए। अगर हमारा डेबिट तो उनका क्रेडिट, सही है ना। लेकिन इस सवाल में मसला है, कहता जी आना है तो आ जाओ, जाना है तो चले जाओ, तंग ना करो। अच्छा कहता जी हमारा बैंक का बैलेंस है बच्चों ओवरड्रान, नेगेटिव बैलेंस है। क्या है, कहता जी कैश बुक का बैलेंस है फेवरेबल पॉजिटिव। अब भाईजान ये तो दोनों मुतजाद चीजें हो गई, दोनों में कंफ्लिक्ट कितने का है, 27,500 ना कहिएगा, 27,500 ना कहिएगा। पहले कॉन्फ्लिक्ट ये है कि पहले आपको जीरो पे लेके आना पड़ेगा चीज को, फिर जाके वो क्या उसका नाम है, अगर आप ओवरड्राफ्ट की बात करो ना बैंक की, तो पहले आपको जीरो पे लेके आएंगे, फिर उसके बाद बढ़ा के 27,500 पे लेके आएंगे। अगर आप कैश बुक की बात करो, देखो ना, नहीं ये एग्जांपल नहीं दे सकता, टाइम बहुत कम है। मैं कहने लगा था एक बंदे ने दूसरे से पैसे लेने हैं, ठीक है, वो बात लंबी हो जाएगी। अगर आप कैश बुक की बात करो तो भाईजान कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपने 27,500 आप कहते हैं मेरा एसेट है, वो नेगेटिव बैलेंस है। बैंक वाले कहते हैं नहीं मैंने भाईजान आपसे लेने हैं, तो भाई अब कंफ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे। तो भाईजान अगर अगर आपने ये पता चलाना कि रिकंसाइलिंग आइटम कितने की है, तो कैश वालों को चाहिए, मतलब जिन्होंने एडजस्टेड कैश बुक बनाई, बिजनेस को ये चाहिए पहले खुद को जीरो पे लेके आओ, फिर क्या कहते हैं -27,500 पे ले आओ। अब कितने का अफेक्ट आएगा, डबल से आएगा ना जी। जवाब कितना है भाई, ये है बोथ बैलेंसेस आर नॉट रिकंसाइल्ड, ये जवाब है बच्चों, ये जवाब 27,500 वाला गलत है। और भाईजान
ये तो वैसे ही गलत है जी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ डिफरेंस इन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। कहता चेक ऑफ ₹15,000 रिटर्न फ्रॉम कस्टमर बट नॉट रिकॉर्डेड। भाई ये तो इससे तो डिफरेंस आएगा, ये तो गलत है। ये पढ़ लें पहले। कहता पेमेंट ऑफ 12,500 वर रिकॉर्डेड ऑन। भाई ये तो आपकी कैश बुक ही गलत है। कहता वो बैलेंस, वो चीज बतानी है जिसकी वजह से बैलेंस एग्री होने चाहिए। कहता स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट 12,000। भाई उमिट ही नहीं की, उमिट कर दी सॉरी, तो आपका बैलेंस तो कम है। कहता बैंक चार्जेस ऑफ 2500 डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट, कम कर दिया। आउट ऑफ विच 17,500 वर नॉट रिलेटेड टू आवर अकाउंट। कहता जिसमें से 17,500 हमसे रिलेट ही नहीं करते, ये तो बैंक ने गलती कर दी। कहता लेकिन आपका भी अकाउंटेंट माशाल्लाह शहजादा है। सही है सर, वो भी शहजादा है। कहता उसने किताबों में रिकॉर्ड ही 2500 किया हुआ है। कहता बैंक ने भी गलत रिकॉर्डिंग की, आपने भी गलत की, तो नल्ले का देला। सही है सर, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है भाई। सही है, ये बीआरएस की क्लासेस नहीं ली होंगी ना दोनों ने, ना बैंक के अकाउंटेंट ने ना ही बिजनेस के, तो भाईजान इसकी वजह से रिजॉल्व कंफ्लिक्ट नहीं आएगा। अच्छा जी, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ड डेफिनेशन। भाई ऑनलाइन वालों 2 पे ना सुनना, 1.5 पे सुनना, 1.25 पे सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन। बच्चों ये नहीं होता ना इंक्लूड, बाकी तो सारी चीजें हैं। फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। बच्चों ये टेक्निकल है, ये बहुत टेक्निकल है, ये बहुत टेक्निकल है, ये टेक्निकल था। कैसे? कहता था टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कहता 10% ज्यादा है मैन्युफैक्चर्ड से। अब मेरी बात पहले सुन लेना पहले बात, इस तरह का पेपर में आ सकता है, टेक्निकल है। ये है जी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या बच्चों इसमें ऐड क्या होगा? ओपनिंग WIP। बच्चों इसमें लेस क्या होगा? क्लोजिंग। आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपने सीधा आना है तो ये काम करना है, अगर आपने पूठा जाना है तो भाई जो माइनस हो रहा है उसे ऐड कर दो। कभी कभी ऐसा भी कहते हैं, ये दे देता है और ये निकलवाता है, ऐसा भी होता है, तो आपने उल्टा जाना है फिर ऐसे, ठीक है ना। अच्छा जी, कुछ बच्चे इस तरह नहीं, उनको समझ आती हुई इक्वेशन बना ले। अच्छा बात सुनिएगा, कहता ज्यादा क्या है? ज्यादा क्या है? कहता 10% हायर है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किससे? ये ज्यादा है, ये ज्यादा, ये ज्यादा है, ये ज्यादा। अभी बच्चों को बात नहीं समझ आती, मेरी बात सुनिएगा। मैं कहता हूं ये 10 है, ये कितना है? 10। ये ज्यादा रखना है आपने, ये कम रखना है। अब पहले मुझे सॉल्व करने दीजिएगा फिर बोलिएगा। अगर मैं इसे 2 रखूं, इसे 3 रखूं, तो मेरा जवाब क्या आएगा? 9। मेरा जवाब 9 आएगा। दूसरी एग्जाम्पल लेता हूं, इसे मैंने 10 रखा, इधर मैंने 3 रखा, इधर मैंने 2 रखा, अब मेरा जवाब कितना आएगा? 11। ठीक है, बताओ जरा, अगर ओपनिंग ज्यादा हो, देखो ना, आप इधर खड़े हैं, आप इधर खड़े हैं, आपको ये वाली अमाउंट ज्यादा चाहिए, ये कम चाहिए, तो बड़ी सिंपल बात है, इसमें से कम अगर माइनस करेंगे ना तो जवाब ज्यादा आ जाएगा। आप इधर हैं, आप खड़े हैं माड़ा इधर, आप किधर खड़े हैं? आप इधर खड़े हैं, किधर खड़े हैं? आपने इधर आना है, और आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? ज्यादा क्या चाहिए? आपको ये ज्यादा चाहिए, आपको ऊपर वाला ज्यादा चाहिए, ठीक है सर। तो ऊपर वाले में से कम माइनस करेंगे तो नीचे ज्यादा आएगा ना। ओ सॉरी, ऊपर वाले में से ज्यादा, क्या उसका नाम है, अब कम माइनस करेंगे तो ही ऊपर वाला ज्यादा होगा ना। अगर आप ऊपर वाले में से ज्यादा माइनस कर देंगे तो बच्चों कम वाला जवाब आएगा, ठीक है। तो ये मेरे भाई 10 है, इसमें 3 ऐड किया और कम माइनस किया तो ये जवाब आएगा। तो बच्चों ये टेक्निकल सवाल था एक, इसको घर जाके दोबारा देख लेना इस सवाल को, और सोचना भी इस पे, इस तरह का सवाल आने के वाह सारे चांसेस हैं। कहता प्राइम कॉस्ट है जी 1 लाख रुपया, कन्वर्जन कॉस्ट है 70,000 इफ द डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा इस तरह पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, पहले जरा खोल के बयान करते हैं बात। प्राइम कॉस्ट में कितनी चीजें होती हैं? ये सवाल जब आता है ना तो इस तरह सॉल्व करना है आपने। डायरेक्ट मटेरियल, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस की बात नहीं वो कर रहा, खैर वैसे डायरेक्ट एक्सपेंस भी आता है, लेकिन इस ऐसे सवालों में फिर वो लहदा बताएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस भी है, और डायरेक्ट लेबर। कन्वर्जन कॉस्ट में कितनी चीजें होती हैं बच्चों? वो कहता है जी प्रोडक्शन ओवरहेड्स बताने हैं आपने, ये बताने हैं आपने, ये बताना है। अच्छा जी, कन्वर्जन कॉस्ट उसने खुद दिया 70,000। अगर मुझे ये पता चल जाए तो ये आ सकता है, ये आ सकता है। इधर देखें, कहता जी प्राइम कॉस्ट है कितनी बच्चों? 1 लाख।
कहता इसमें से डायरेक्ट मटेरियल कितना है, तो ये कितना है, तो ये 40 है ना। अच्छा बच्चों इधर कितना आया 40, तो बताओ इधर कितना आ गया। ठीक है मैं इधर ही कर रहा हूं खैर ये, और सही है भाई मेरे, इस तरह का सवाल आएगा तो ऐसे सॉल्व कर देना है आपने। डन, दिस इज योर जवाब। दिखने में बड़ा मुश्किल लगता है, अगर आप खोल देंगे ना प्राइम कॉस्ट को तो फिर आसान हो जाएगा। अच्छा जी, कहता रॉ मटेरियल ऑफ 52,000 वाज के was lost by fire and insurance company agreed claim of rupees 40,000, what entry shall be passed। जी मेरे भाई अब बात सुनना गौर से, बात बहुत तवज्जो तलब है भाईजान। एब नॉर्मल लॉस, अब ना पेपर में देख लीजिएगा कौन सा सिस्टम है। खैर नहीं तो मटेरियल इन्वेंट्री नहीं तो क्रेडिट हो गया, इन्वेंट्री क्रेडिट मटेरियल की। भाईजान डेबिट किसने होना है, असल में नुकसान हुआ 52,000 का, इंश्योरेंस कंपनी ने हामी भर ली, कनॉलेज कर लिया। क्या किया, कनॉलेज एक्नॉलेज कि भाईजान 40,000 मैं दे देती हूँ, तो भाई फिर वो लॉस ना रहा। ठीक है, वो 52,000 का लॉस कम होके 12,000 का हो गया, क्योंकि 40,000 तो उन्होंने दे देना है आपको, बल्कि दे दिया मेरा ख्याल है उन्होंने। एग्रीड क्लेम, हाँ एग्रीड क्लेम उन्होंने कनॉलेज किया है। अभी क्या किया है, अगर पैसे दे देते तो कैश या बैंक डेबिट कर देते। तो इसकी एंट्री बनती है भाईजान, सबसे पहले इन्वेंट्री क्रेडिट करें, डेबिट करो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल को, ये बेहतर होना था इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल लिखा होता, और किसने लॉस अब कितना रह गया 12 का। ठीक है, और अगर ये कुछ भी एक्नॉलेज ना करते तो सारा का सारा क्या होता, लॉस होता। जी कहता जी नासिर बॉट 20 फोन्स फ्रॉम डिजिटल मोबाइल्स, कहता एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000 ईच। कहता जी सब्जेक्ट टू 10% ट्रेड डिस्काउंट। जी ट्रेड डिस्काउंट तो पहले निकाल दो ना जी। कहता 3 मोबाइल वर फॉल्टी, सो रिटर्न टू नासिर भाई। व्हाट डॉक्यूमेंट, भाई कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेगा, कौन कौन कौन। कहता जी वुड डिजिटल मोबाइल इशूड, भाई डिजिटल मोबाइल सप्लायर है, क्या है ये, कस्टमर है, तो सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करता है। और बात सुनना जरा, 3 मोबाइल्स हैं, अब आप ऐसे शहजादे हैं, आप कहेंगे कि सर 15,000, भाईजान इसमें से 10% डिस्काउंट भी तो निकाल लो ना, तो 15,000 को 90% करो, कितना जवाब आया। आप बच्चे पूछेंगे सर आपने ये क्यों माइनस करवाया 1500, और चाचू इसमें 10% का डिस्काउंट है, क्या है, तो वो तो पहले ही माइनस कर दिया हुआ है आपने जी। कहता जी व्हाट अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कैश फ्लोट, 20,000 का, ये तो कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाएगा ना। कहता पहले 25,000 का हमारे पास वो था कैश फ्लोट, और अब कितने का है 20, अब 20 रखने हैं, ठीक है ना। नहीं कहता ही डिसाइडेड टू डिक्रीज, बिल्कुल सही बात है। कहता जी पेटी कैश वर पेड ड्यूरिंग द मंथ, कितना बच्चों 18,210। भाईजान पहले कितने थे आपके पास 25,000, आप मेरे भाई कितने चले गए 18,250, देखो पीछे कितने हैं भाई। अब क्लोजिंग में आपके पास 20,000 होना चाहिए ना, ये क्लोजिंग में इस डिब्बे को भरना है अम्मा जी के पर्स को जी। भाईजान पीछे कितने रह गए 6,790 के 90 के 90, 6,790। बच्चों आपने ये इतना पड़ा हुआ है आपके पास 6790 पड़ा हुआ है, इस डिब्बे में कितना मजीद अम्मा जी के पर्स में डालें 13,000। ओके अच्छा जी। कहता व्हाट जनरल एंट्री शैल बी पास्ड ऑफ शेयर गुल लिमिटेड ऑन 5 अप्रैल। कहता शेयर गुल लिमिटेड परचेज गुड्स फ्रॉम शेयर, अच्छा गुल शेयर लिमिटेड परचेज गुड्स फ्रॉम, अच्छा भाई पहले ना ये कर लो, इसको सप्लायर को, इसको क्या को कस्टमर, फॉर ₹70,000 ऑन 20 मार्च 2022, सब्जेक्ट टू कहता अच्छा ये कस्टमर परचेज गुड्स और ये सप्लायर। अच्छा जी भाईजान मुझे बताएं, ये जो n/20 5/10 ये शर्तिया बात है, ये कौन सा डिस्काउंट है, शर्तिया मिठे। अच्छा जी भाईजान ये n/20 और 5/10 बच्चों ये शर्तिया डिस्काउंट, शर्त वाला डिस्काउंट सेटलमेंट डिस्काउंट है भाई। 5% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर वक्त से पहले पेमेंट कर दे 10 दिनों में। कहता जी नॉट अवेल द डिस्काउंट, अवेल नहीं करना डिस्काउंट, तो बच्चों फिर क्या एंट्री होनी है बताओ,
कहता जी गुलशेर साहब जो हैं कस्टमर पेड देयर अकाउंट इन फुल, तो भाईजान फिर क्या होगा जी, बैंक कितने से डेबिट होगा? अच्छा, अगर आपको पेपर में अगर एक सवाल आ जाए ना कि भाईजान सेलर के केस में, ये बात याद रख लेना, बस अभी ना याद कर लो, इस बात को याद कर लो, लॉजिक्स में अभी ना जाना। भाईजान जो सेलर होता है उसके पास दो ऑप्शन है, उसने सोचना होता है कि अगले बंदे ने पैसे, अगला बंदा वक्त से पहले पैसे दे देगा या नहीं। जो परचेज करने वाला कस्टमर है ना, वो ये नहीं सोचेगा, वो हमेशा फुल अमाउंट से एंट्री रिकॉर्ड करेगा। ये लिख लें अपने पास। कहता ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है, जल्दी लिखो, जल्दी इस बात को लिखो, ये अहम बात है। कस्टमर हमेशा फुल अमाउंट से एंट्री रिकॉर्ड करेगा। पार्ट 2 नहीं, बस 15-20 मिनट वैसे ही खत्म करने हैं। कस्टमर हमेशा फुल अमाउंट से एंट्री रिकॉर्ड करेगा। कस्टमर हमेशा फुल अमाउंट से, डिस्काउंट के बगैर नहीं, फुल अमाउंट से एंट्री। ट्रेड डिस्काउंट की बात, ट्रेड तो निकलेगा ना, सेटलमेंट की बात कर रहा हूं, वो माइनस नहीं करेगा। ठीक है, क्या एंट्री करेगा? लिखो लिखो एंट्री। परचेजेस 10,000 से डेबिट और ट्रेड पेएबल कितने से क्रेडिट? 10,000 से। हाँ, बाद में बेशक डिस्काउंट ले ले, वो बाद की बातें बाद में देखेंगे, ये पेपर में सवाल आता है अक्सर। और आगे लिख लें एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ब्रैकेट में। अगर पूछे ना कि फुल अमाउंट से एंट्री रिकॉर्ड करनी है परचेजेस की, लायबिलिटी और परचेजेस की, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा करने को कहता है? आपने कहना है कौन कहता है भाई, याद कर लें इस बात को। क्या करें बच्चों? नहीं, अब वो तो आज का कह रहा हूं कि फुल अमाउंट से करनी है। ये ऑप्शन सेलर के लिए है कि उसने नेट से भी कर, अगर उसकी वो एक्सेप्ट जो है वो देखेगा कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। सही है। कहता कस्टमर जो है ना वो नहीं देखेगा, कस्टमर ने बस फुल अमाउंट से परचेज को रिकॉर्ड करना है। और वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, प्रूडेंस कहता है कि आप अपने एसेट्स को अंडरस्टेट, आप अपनी लायबिलिटीज और एक्सपेंस को अंडरस्टेट नहीं करना। ये वो कॉन्सेप्ट आ जाता है इधर। ठीक है, बस इस बात को याद कर लो, ये पेपर में आएगा ना अगर कि फुल अमाउंट से कस्टमर ने एंट्री रिकॉर्ड करनी है, परचेजेस की भी और क्या उसका नाम है लायबिलिटी की भी, कॉस्ट से, तो आपने कहना जी ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? प्रूडेंस कहता है। ये पेपर में आ सकता है, ये अहम है। अच्छा जी 37 नंबर पे आओ। क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इम्प्रेस सिस्टम। यार ये तो सीधा है, थ्योरी की बात है। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रीइंबर्स्ड एट इंटरवल्स टू मेंटेन फिक्स। ठीक है बच्चों, अम्मा जी के पर्स में भाई फिक्स अमाउंट है, उन्होंने उससे कम नहीं करने। ठीक है सर जी, देखो ना, अगर आपका खर्चा है 20,000, अगर उस पर्स में 20,000 है तो 20,000 ही खर्चा हो गया, तो अब्बा जी ने 20 का 20 भाई वो देना ही देना है, जितनी भी अब तय हो जाए। अब बिजनेस है जी, मैं तो खैर अब्बा जी की मिसाल दी ना, अब बिजनेस पे या वो मंथली बेसिस पे ऐसा करे, वीकली बेसिस पे करे, जैसे भी मर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू डबल एंट्री बुक कीपिंग। कहता रिकॉर्डिंग इज द वे ऑफ एंटरिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल और अदर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। जी बच्चों, रिकॉर्डिंग, जी जल्दी बोलना जल्दी भाई, ये बिल्कुल 100% सही बात है ना, एक्यूरेट बात की उसने। रिकॉर्डिंग इसी को कहते हैं। कहता प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू अदर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। भाई लेजर में पोस्टिंग को कहते हैं। द टोटल प्रोसेस, द टोटलिंग प्रोसेस, जो टोटल करते हैं आप, टोटल किसका टोटल? लेजर्स का टोटल। कहता इज टर्म्ड एज एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन किसे कहते हैं आगे बता रहे। कहता है एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग बैलेंस फ्रॉम लेजर्स टू ट्रायल बैलेंस। जी नहीं ये बंद है ना, नोट है, नोट का लफ्ज है गुड्डू। एक्सट्रैक्शन क्या कहते हैं? मूव करना बैलेंस को। एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन, अच्छा मेरी बात सुने, जब डेफिनेशन पे बात आ जाए ना तो फिर हम जो किताब में लिखा है बस उसकी बात को मान के चलेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन रिलेशन टू चार्ट ऑफ अकाउंट्स। कहता ई जनरल लेजर इज आइडेंटिफाइड बाय यूनिक कोड हेडिंग। ये तो बात सही है। कहता जी द चार्ट ऑफ अकाउंट कैन बी चेंज एट एनी टाइम। भाई ऐसे नहीं होता, विदाउट द अप्रूवल नहीं, विद द अप्रूवल ऑफ हेड ऑफ फाइनेंस। जी कहता था एम ऑफ चार्ट टू इंश्योर ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉग्नाइज्ड इन अकॉर्डेंस। बिल्कुल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। रीडिंग इसलिए कहा था, नोट्सों की बेहतरीन किस्म की कर लो। कहता ईच मेजर हेडिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट माइट बी गिवन अ रेंज ऑफ कोड फ्रॉम विच कोड कैन बी सिलेक्टेड फॉर ईच इंडिविजुअल लेजर। बिल्कुल ऐसे ही है, हर किसी का अपना अपना कोड, हर किसी का अपना अपना कोड। जी कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सही।
कहता बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस शोन ऑन डेबिट साइड एनी लेजर, बच्चों वो क्रेडिट होता है भाई। ये देखो ना, इधर आने वाला बैलेंस ये एसेट का बैलेंस होता है, और इधर आने वाला ये भी एसेट का होता है। इधर आने वाला लायबिलिटी क्या बच्चों, इधर आने वाला भी बच्चों लायबिलिटी, ये एसेट है, ये भी क्या है। कहता बैलेंस बीडी शोन एंड डेबिट साइड, कहता ये डेबिट बैलेंस है, सही है। बैलेंस सीडी कहता डेबिट बैलेंस है, सीडी ऑन डेबिट साइड, ऑन कहता बैलेंस सीडी शोन ऑन डेबिट साइड। कहता जी एनी लेजर, कहता ये डेबिट बैलेंस है बच्चों, ये क्रेडिट बैलेंस है, क्या है, आर डेबिट साइड पर रहा है। कहता बैलेंस सीडी, ये वैसे कंफ्यूजिंग होता है इसलिए टी काउंट बना लेना था, टी ये कंफ्यूजिंग है, गौर से पढ़ना है। कहता बैलेंस सीडी शोन ऑन डेबिट साइड, सीडी जो डेबिट साइड पे शो हो रहा है, कहता ये वाला ये क्रेडिट बैलेंस है, क्या है। अच्छा मैं एक दफा समझा देता हूं, इधर देखो, इधर देखो बच्चों, जी बच्चों डेबिट बैलेंस है ये, डेबिट बैलेंस क्या बच्चों, क्रेडिट बैलेंस क्या बच्चों, डेबिट बैलेंस क्लोजिंग का बच्चों, ये क्या क्लोजिंग, ओके सही है। अच्छा जी फाइनल अकाउंट का सवाल जरा करना है जी अब। उई उई उई, एक मिनट में गेम खेल लूं, माड़ा इधर ही रुकना जी, जी बैटरी लो होगी भाई इसकी, वो क्यों, जी जीत गया भाई मैं, चलो। अच्छा भाई इधर आए, इधर भाईजान, ये फाइनल अकाउंट का सवाल है, कौन सा सवाल है जी, आपसे अर्ज की थी कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है जी। मैंने कहा था आप क्या करेंगे, क्या करके सॉल्व करके। जी तैमूर साहब ठीक हो गया, आज दो हो गई हैं तेरी तरफ, अभी तेरा इलाज करते हैं इंशाल्लाह, तेरे बड़े दान नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा मेरे भाई, सबसे पहले आपने फॉर्मेट देखना था, फॉर्मेट था पेपर में कि नहीं भाई, था ना पेपर में, फॉर्मेट था ना यार। अच्छा जी इस सवाल का ये देखें, ये फॉर्मेट आ गया जी, इधर तो खैर जवाब भी आ रहे हैं। अच्छा ये ना कुछ चीजें इधर से रेलिवेंट हैं, आपने जवाब जो नहीं देखने, लो देख लो, चलें जी। जी मेरे भाई फॉर्मेट देखें जी, फॉर्मेट सेल्स, सबसे पहले फॉर्मेट आपने अपनी वर्किंग शीट पे बना लेना है जी मेरे दोस्त। जी बच्चों सबसे पहले सेल्स, जी बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल, जी बच्चों उसके बाद अदर इनकम है, अच्छा अदर इनकम जी, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, पीपीई जी, और उसके बाद मेरे भाई जी स्टॉक, अदर इनकम लिख लिया गुड्डू, एक ही लिखे हैं, नहीं था, अच्छा चलो कोई नहीं खैर है, चलो आप तरीका सीख लो ना। अच्छा इस सवाल को थोड़ा सा चेंज किया था ना। अच्छा स्टॉक जी बच्चों, ट्रेड जी बच्चों, प्री इंटरेस्ट जी, इंटरेस्ट रिसीवेबल, और क्या कर रहे हैं, शर्म कर शर्म, और क्या बच्चों बैंक, ये इंटरेस्ट रिसीवेबल था आपके फॉर्मेट में है, ये था। अच्छा बैंक डिपॉजिट, और जी, और बच्चे जल्दी लिखो, और ड्राइंग्स, और हैं अक्रूवल्स एंड जी, अक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स जी बच्चों। अब इस तरह करें, जल्दी से जो ट्रायल में चीजें आ रही हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट बनाएं, जल्दी करें भाई,
इक्विपमेंट की कॉस्ट भाई पीपी में सब लिखते जाओ, 17,000 माइनस उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और बच्चे ये मैंने आपको तरीका सिखाया था, आप ये अपनी वर्किंग्स में करेंगे, वरना तो आपका टाई नहीं होगा, टाई तो हमने करना ही नहीं है ना, वरना आपको समझ नहीं आएगी किस ऑप्शन में क्या क्या चीजें आनी है। आइंस्टाइन तो है नहीं जी बच्चों, प्लस अच्छा माइनस 1200 जी, और ओपनिंग इन्वेंट्री बच्चों, अच्छा जी कॉस्ट ऑफ सेल में आएगी 50। बच्चों ये 20 सवाल किए हमने, कितने किए, गिनती के 20 सवाल किए और ये 21वां कर रहे हैं अब। अच्छा जी भाईजान और बताएं जी, ट्रेड रिसीवेबल पे अब गलती नहीं होगी ना, 5350। और जिन लोगों का ये ख्याल है ना कि फाइनल अकाउंट के बगैर पास होंगे, तो भाई अब इंशाल्लाह इतनी प्रैक्टिस के बाद C12 वालों, अगर आपकी कमी है ना इस प्रैक्टिस में, तो आप लेक्चर्स ले लें जाके, ठीक है, तो लैब में बैठ जाएं। इस दफा 20 सवाल हमने किए हैं, इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस की है जी। 53 अच्छा जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बच्चों इसमें से माइनस होगी जी 200। नेक्स्ट बताएं, प्रीपेड एसेट होता है बच्चों 140 का, किधर गया, ये रहा। अच्छा बात सुनिएगा, मेरा ख्याल है मैंने फॉर्मेट में प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया था शायद, इस तरह करके कुछ किया था, हाँ प्रीपेड इंश्योरेंस किया था, लेकिन कोई फर्क तो नहीं खैर पड़ेगा ना, समझ गए थे ना आप। नीचे भी क्या था, वो कोई नहीं खैर है, वो इस तरह था ना, मैंने इधर प्रीपेमेंट की जगह कर दिया था प्रीपेड इंश्योरेंस कर दिया था। असल में तो प्रीपेमेंट तो नॉन करंट एसेट की होती है यार, असूली तौर पे देखा जाए तो, वो मैंने इसलिए प्रीपेड कर दिया था। अच्छा जी नेक्स्ट मेरे भाई बताएं, एडवांस 384 का, अच्छा ये नहीं था आ रहा, ये फॉर्मेट में नहीं था और आना भी नहीं चाहिए, मैं वजह बता देता हूं, इसको अपन बस नोट कर लें जरा एक दफा 384 को, वो प्रीपेमेंट में कहीं ना कहीं देख लेते हैं, उसे देख लेते हैं। अच्छा जी बच्चों बैंक डिपॉजिट कितना, बैंक डिपॉजिट, ओ भाई बैंक डिपॉजिट कितना, बैंक डिपॉजिट बच्चों 40, इसे बैंक में ना लिख देना, वो है करंट अकाउंट जो बैंक आ रहा है, कैश एंड बैंक, एक होता है बैंक डिपॉजिट, इस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, सही है ना, ये सेविंग अकाउंट है क्या, हाँ जी। अच्छा जी कैश एंड बैंक बैलेंस 620 बच्चों, कैपिटल कितना जी, ड्राइंग्स कितनी बच्चों 350, और कितना, और कितना जी भाई ऑनलाइन वालों, ये असल में हमने क्या किया, ईयर्स की थी कि ये जो आपको आप पहले फॉर्मेट को देखेंगे, उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस में चीजें आ रही हैं वर्किंग में, उसे स्टार्टिंग पॉइंट बना लेंगे, इस तरह आसान होगा सवाल करना। सेल्स कितनी बच्चों हैं, बाकी चीजें लिख दूंगा सारी, 32,000, और कितनी, और रिटर्न्स कितनी बच्चों, भाई जो डेबिट साइड पे आ रही हैं वो शेयर रिटर्न है -950, और -700, और बताएं सैलरी एंड यूटिलिटीज बच्चों, सैलरी एंड यूटिलिटीज। अब मेरी बात सुनिएगा, आपको जो फॉर्मेट दिया था ना वो लहदा नामों से आ रहा था, लेकिन पेपर में ज्यादा चांसेस यही है कि ऐसे आएगा, सही है ना, फॉर्मेट ऐसे आएगा, ठीक है, ज्यादा चांसेस ये हैं। लेकिन मैंने कहा था यार कहीं ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल परेशान नहीं हो जाएं अगर नामों से देखो, तो मैंने कहा था एक सवाल ऐसा भी आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाए, वैसे यही आता है, एक्टिविटी के हिसाब से ही आ रहा होता है, तो अब समझ गए ना आप। इधर कितना आएगा 2700 जी बच्चों, रेंट एक्सपेंस भी इधर ही आएगा ना 1000, कितना जी, इधर उन्होंने सेलिंग और उसके अंदर एक्टिविटी के हिसाब से चीजें नहीं दी हुई, सॉरी सेलिंग को लैदा और एडमिन को सेपरेट नहीं किया, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी और क्या आना है बच्चों, और भी कुछ है, वो तेरी खैर हुई, डिस्काउंट जी बच्चों, डिस्काउंट कौन से वाला डिस्काउंट, भाई जो डेबिट साइड पे आ रहा है वो अलाउड है, इधर से माइनस कितना 200, और बच्चों जो क्रेडिट साइड पे आ रहा है वो इधर परचेजेस से, यानी कॉस्ट ऑफ सेल ही है हमारे पास तो जी बच्चों। अदर एक्सपेंस किस में आएगा भाई, और की जगह ही नहीं है तो मजबूरन इधर 4 जी, और बताएं इंश्योरेंस कितनी बच्चों, इंश्योरेंस कितना ही 300 इधर ही आएगा, और तो कोई जगह ही नहीं है, और बताएं
बैड डेट बच्चों किधर आएगा, इधर ही आएगा, और कोई जगह ही नहीं है एक्सपेंस की। जी और बताएं बच्चों, इंटरेस्ट इनकम ऑन बैंक, तो ये इनकम है कितना जी, ठीक है, इधर ही आना चाहिए ना। अच्छा जी, अब आए बच्चों इधर, कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ जी, कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक, उधर चला जाएंगे। कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक कितनी है बच्चों, 7400। कहता जी इन्वेंट्री इंक्लूडेड गुड्स कॉस्टिंग कितना 240, 3 सिफर के बगैर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कहता जी वर डैमेज इन द वेयर हाउस, कहता दीज गुड्स कैन बी सोल्ड फॉर ₹250 आफ्टर इनकरिंग। बच्चों आपको याद है हम ये वाला ये करते होते थे, इधर देखिएगा जरा, टोटल लिखो 7400, ये ट्री बना लो बच्चों, क्या बना लो, इसमें से डैमेज वाली बताएं कितनी है 240, और बच्चों बैलेंसिंग, बैलेंसिंग गुड 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 है 71। अच्छा बच्चों ये इसकी कॉस्ट है, क्या है, और एनआरवी बच्चों अच्छी वाली की तो ज्यादा ही होगी, तो हम कहते हैं जी नॉट एप्लीकेबल, ये नहीं है। अच्छा जी, नहीं है का मतलब ये नहीं कि है ही नहीं, मतलब इसकी ज्यादा ही होगी। अच्छा बच्चों इधर बताओ जरा, इधर आएगा 250 सेलिंग प्राइस माइनस खर्चा कितना होगा, तो कितना हो गया बच्चों 234। अब मेरी बात सुनिएगा, स्टॉक ये लोअर, ये ज्यादा होगा ना, ये ज्यादा ही होगा, इधर से लोअर क्या, ये 7160 प्लस 234, जी बताओ शाबाश 7394, ये क्लोथिंग स्टॉक है। क्लोथिंग स्टॉक दो जगह पे जाएगा, एक एसेट है आपका, कितना आ गया बच्चों इधर, ये ही जवाब है आपका 7394, इधर लिख लो, और बच्चों इधर लिखना तो इधर लिख लो, फिर एक ही दफा टोटल कर लेना, और किधर आना है जल्दी बताओ शाबाश, डन जी तैमूर साहब ऊपर ऊपर। अच्छा बस ठीक है, कहता है रेंट इंक्लूड पेमेंट ऑफ एनुअल रेंट 240, एक्सपायर हो रहा है 30 नवंबर 18। इस तरह की दो एडजस्टमेंट्स हमने सवालों में पहले भी की हुई हैं। ये ऑनर का रेंट है जी, किसका है बच्चों, इसमें नहीं आपने टाइमलाइन बनाने लग पड़नी, ये सारा का सारा ड्राइंग्स है, क्या है बच्चों, तो ड्राइंग्स बच्चों, ड्राइंग्स बढ़ रही हैं, ड्राइंग्स कितनी 2 ड्राइंग डेबिट, और बच्चों एक्सपेंस आपका क्या हो जाएगा कम, तो गम के कम, गम के कम, ठीक है बच्चों, ड्राइंग डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट ना जी। तीसरा प्रीपेड इंश्योरेंस रिप्रेजेंट्स प्रीमियम विच एक्सपायर्ड ऑन 31 जनवरी 2018, याद रखिएगा प्रीपेमेंट, कहता है ये जो आपको नजर आ रही है ना 140 की, ये वाली, इसने कब एक्सपायर होना है जी, अकाउंटिंग पीरियड का एंड क्या है बच्चों, ये स्टार्ट कब हुआ होगा भाई, इसने इधर आके खत्म हो जाना है, 7 महीने हैं ये, कितने हैं, और नेक्स्ट हैं 5 महीने, डन डन। अब ये 140 है, ये तो पूरे साल का होगा, कहता प्री इंश्योरेंस प्रीमियम विच एक्सपायर्ड ऑन, नहीं मादरत बच्चों, ये 7 महीने का आपको नजर आ रहा है किताबों में, कितने का जी, कहता जी वाइल इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस रिप्रेजेंट्स एनुअल प्रीमियम, कहता जी उसके बाद इंश्योरेंस जो नजर आ रही है ना आपको, इंश्योरेंस एक्सपेंस नजर आ रहा है उसमें, कहता है इसने एक्सपायर होना है 31 जनवरी 2019 को जी। इधर देखें, इंश्योरेंस देखना जाके ट्रायल में कितनी है, इंश्योरेंस ट्रायल में देखो कितनी है इंश्योरेंस, इन जल्दी जल्दी जल्दी, वो कितनी है 300 की इंश्योरेंस है बच्चों, इधर देखना जरा जी, इधर 300 जी मेरे भाई, ये रहे हमारा अकाउंटिंग पीरियड का एंड इधर है, ये तो इधर जा रहा होगा आगे कहीं, कितने महीने आगे बच्चों 7 महीने आगे ना, ये तो 7 महीने आगे हैं, कितने हैं, तो भाई इस अमाउंट से रिलेटेड हमारा खर्चा कितना बना, ये 1 साल का है, ये कितने का है, ये इंश्योरेंस जो 300 की है ये पूरे साल की है, इन्होंने एंट्री कैश बेसिस पे की हुई है किताबों में, सही है, ये है ऑनलाइन वालों 1 साल की, कितने की बच्चों 1 साल की, इस सवाल में यही सबसे टेक्निकल एडजस्टमेंट थी, ये 1 साल की है, कितने की है, इन्होंने एंट्री की होगी बच्चों एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। उसूलन होना ये चाहिए था
हमारा जून से लेके 31 जनवरी तक 7 महीने बनते हैं। 7 महीने का एक्सपेंस जो है वो सॉरी ये क्या उसका नाम है, कहता है जी एक्सपायर हो रही है 31 जनवरी 2019 पे। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ईयर एंड हो रहा है इधर करके, इधर करके, सही है। 7 महीने तो हमसे परटेन नहीं करते, हमारा एक्सपेंस 5 महीने का है। कितने का, कितने महीने का बच्चों, 5 महीने का जी। भाई 7 महीने का तो ये हो गया ना पिछला, सही है, जो प्रीपेड है, और 5 महीने ये वाले, इसकी अमाउंट निकाल लो। अगर मैं 12 से डिवाइड करूं मेरे पास एक महीने का एक्सपेंस आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ। इधर कितना आया था एक्सपेंस, जो हमारे पास ओपनिंग में पड़ा है ये प्रीपेड है। ये कितना प्रीपेड है, 7 महीनों का, सही है। ये तो 7 महीने का एक्सपेंस आ गया, हमें कितनों का चाहिए, 12 का, तो 5 इधर से हमने निकाल लिया, सही है भाई। 300 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 125 प्लस 125 ये आ गया, ठीक है बच्चों, और सही है। अच्छा जी, ये तक बात समझ आती। अच्छा मेरे भाई, ये तो आपका हो गया जी एक्सपेंस। किताबों में कितना रिकॉर्डेड है, इधर देखिएगा, इधर देखना, इधर देखना, इतना होना चाहिए एक्सपेंस, इतना होना चाहिए, इतना जी। ये जो 7 महीने का है ये क्या है बच्चों, प्रीपेड है। क्या है, 7 महीने का क्या है, प्रीपेड। आप देखो ये है जी 12 से आपने डिवाइड किया, ये तो 1 महीने का आया, 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ये एक्सपेंस है बच्चों, और ये क्या है, प्रीपेड है। ये क्या है बच्चों, कितना है बोलो, डन, डन बच्चों, डन सर जी, सही है। अब इनामुल्लाह इधर देखो और से जरा, इधर देख, ये जो प्रीपेड आपको किताबों में नजर आ रहा है 140 का, इसकी एंट्री अब आपने क्या करनी है, एक्सपेंस। आपने कहना है प्रीपेड क्रेडिट और एक्सपेंस, एक्सपेंस किधर गया, किधर गया, इधर ऐड कर देना, ठीक है ना। अब मैं जल्दी जल्दी में जरा करवा रहा हूं टाइम कम होने की वजह से। और बच्चों ये वाला जो है, ये वाला 125 जी, ये भी ऐड, और प्रीपेड की एंट्री कर देना। किताबों में अब प्रीपेड कितना नजर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फाइनल अकाउंट के सवाल में बच्चों ने काफी माशाल्लाह मार्क्स लिए हैं, ठीक है। इस सवाल में, इस सवाल क्या उसका नाम है, फाइनल अकाउंट में परफॉर्मेंस अच्छी थी आपकी। अच्छा जी, इसको फिर भी कभी समझा दूंगा इंशाल्लाह टाइम मिला तो, ठीक है। ये एडजस्टमेंट मुश्किल थी, सिर्फ ये वाली मुश्किल थी। अब ये जरा पढ़ना, क्या था, ऑन 29 मार्च 2018 डिसऑनर्ड चेक, भाई डिसऑनर चेक, डिसऑनर बेइज्जती कर दी बैंक ने। ऑनलाइन वालों 1.25 पे सुनना, इससे ज्यादा नहीं जाना, मैं ऑलरेडी 1.5 पे हूं। क्या था, डिसऑनर चेक ऑफ 3 लाख रुपया, कितना बच्चों, क्या था, वॉज रिटर्न्ड बाय अ बैंक। बैंक ने कहा जा मेरा पुत्र तो छुट्टी कर। अब मेरे भाई कहता, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स फॉर। अब मेरे भाई अब बात सुनिएगा, अब क्या किया होगा बैंक ने, वापस कर दिया होगा। सर जी ये कस्टमर से बैंक चेक आए हैं, किससे आए हैं, कस्टमर से आए हैं, ठीक है। अब मेरे भाई सुनना बात, जब कस्टमर से चेक आया होगा हमने एंट्री की होगी भैया बैंक बैलेंस डेबिट और रिसीवेबल, इसी एंट्री को पूठा कर दो। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए जी। जी मेरे भाई किधर गया यार, जी रिसीवेबल को क्या करो, बढ़ाओ, और बैंक बैलेंस को क्या कर दो, कितने से बच्चों, और मेरे भाई माइनस किधर से कर दूं, ये रहा, अच्छा जी जी। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कहता एसटी मेंटेन 4% प्रोविजन, ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं भाई, बल्कि देखना क्या है, इसमें तो कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, चलो ये देख लो एक दफा। कहता एडवांस रेप्रेजेंट्स 40% क्या बच्चों, प्री पेमेंट। अब बात सुनना गौर से, एडवांस 364 का आ रहा है ट्रायल के अंदर, आ रहा है ना भाई 384 का, ये है मेरे भाई 384 का एडवांस, कितने का, ये कितने परसेंट है, 40% है, डिवाइडेड बाय 40। कहता जी फॉर परचेज ऑफ व्हीकल रिमेनिंग बैलेंस वुड बी पेड इन सितंबर, नो एंट्री वाज पास्ड व्हेन द व्हीकल वाज डिलीवर्ड। हमारे वाले साल में व्हीकल डिलीवर हो गई है 1 जून 2018 भाई देन, और हमारा काउंटिंग पीरियड का एंड है 31 जून, एक महीने की डेप्रिसिएशन आएगी,
व्हीकल कब से अवेलेबल फॉर इस्तेमाल है? 1 जून से ना। अच्छा भाई, अब पहले तो उस व्हीकल की कॉस्ट पता चले हमें। 384 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, बताना कितनी आती कॉस्ट? जी जी 960। ये व्हीकल की कॉस्ट है। क्या है ये व्हीकल की? क्या है बच्चों? अब बात सुनना, इसकी एंट्री क्या होनी है, इधर देखना। व्हीकल मेरे भाई डेबिट होगी कितने से? 960 से। भाईजान ये जो एडवांस आपने किताबों में रिकॉर्ड किया, जो प्री पेमेंट कर दी, आपने कहा होगा पहले एंट्री क्या की होगी? आपने कहा होगा जी प्री पेमेंट डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट ना। अब मेरे भाई आप क्या करेंगे, इधर आए और इधर लिखें प्री पेमेंट कितने से क्रेडिट। आप उस एडवांस का फायदा उठा लिया भाई। और मेरे मासूम दोस्तों, बाकी क्या है? रिमेनिंग कब पे करना है? सितंबर 18 पे। तो पेएबल है ना बच्चों? कितना बच्चों जल्दी बोलो, टाइम बहुत शॉर्ट है 576। जल्दी जल्दी में गलती ना करवा देना कोई। 960 जी। और प्री पेमेंट मेरे मासूम दोस्तों -384। अब मेरी बात सुनना, वो जो प्री पेमेंट थी ना एडवांस के नाम से, वो एडवांस सेपरेट आ रहा है, उसने किताबों में लिखा ही नहीं है। अगर लिखा होता तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट बनाना था इधर इसको 384 को, और ये उसमें से माइनस कर देना था। उसने खैर लिखा ही नहीं हुआ। अच्छा जी, डन बच्चों। और इस 576 को क्या करूं? पेबल के अंदर आके, और मेरे भाई एसेट को कितने से बढ़ाऊं? किथे है भाई, किथे है? और मेरे मासूम दोस्तों इस एक महीने की 960। अच्छा जी। और बच्चों डेप्रीसिएशन नीचे कहता, डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है इक्विपमेंट पे 15% और इस पे कितनी? व्हीकल पर कितनी भाई? 25%। ऊपर आ, ट्रायल पे आओ, ट्रायल पे आओ, शाबाश। ऊपर ट्रायल पे बंदा बन जा बंदा। अच्छा जी जी। ओए तू FR1 की क्लास में क्यों नहीं आया बेशर्म आदमी? क्यों नहीं आया क्लास में? क्यों क्यों? यही तो वजह पूछ रहा हूँ, जल्दी बता। नहीं, सवाल को तो गोली मार, तू क्लास में क्यों नहीं आया सुबह, ये बता मुझे। बातों में ना लगा, तू बीला की क्लास में आ गया। बच्चों मैं बीला नहीं पढ़ाता, वो तो ऐसे बच्चे आगे बैठे हुए हैं ये तो। अच्छा जी जी, शर्म कर, शर्म थोड़ी सी। हर हफ्ते में तेरी 3 छुट्टियां जी भाई, बोले भी शाबाश। भाईजान अब मेरी बात सुनिएगा, 17,000 माइनस 4800, ये बीवी आ गई बुक वैल्यू। और मेरे भाई अब माड़ा बोला है, अब मेरे भाई ये व्हीकल है, व्हीकल की कॉस्ट में से इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दो बच्चों। दोनों की बीवीज मतलब बुक वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा इसको इधर देखें, मैं रेस कर रहा हूं कुछ, अब जल्दी जल्दी करवा रहा हूं तो बस अब, वरना वैसे देखो यार 20 सवाल हमने किए हैं, इतनी गिरफ्त तो इंशाल्लाह आपको होगी ना। और वैसे भी मार्क्स इसमें से काफ़ी लिए हैं जी भाई। जो क्लास के हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं और जो बच्चे मॉक की डिस्कशन लेने नहीं आए, बहुत ज़्यादा सारी तादाद नहीं आई हुई, आपने ऑनलाइन ले लेनी है डिस्कशन। फाइनल अकाउंट में मुझे पता इतना मसला नहीं है आपको, लेकिन वो MCQs जो थे ना वो कुछ टेक्निकल थे जी, 2-4 सारे नहीं। मेरे भाई पहले मुझे बुक वैल्यू बता दो इक्विपमेंट पे, इक्विपमेंट की, फिर मुझे बताना किसकी। जी जल्दी बता, जल्दी जी बच्चों प्लीज बताना जल्दी। हाँ ऊपर ले जाओ ना, इधर से भी आ जाएगी वैसे तो। 12,000 और इधर 1800 कैसे आई? इस 3,000 में से ये माइनस करो, इस 17,000 में से ये माइनस कर दो। अच्छा जी। और भाईजान इधर परसेंटेज कितनी है? इधर कितनी है 25। लेकिन बच्चों याद रखना इधर तो एक्सपेंस आ जाएगा ना आपका। और बच्चों बच्चे क्लास में आई थी सुबह FR1 नहीं आई? हाँ देखा सर बस 2 मिनट में वाइंड अप कर रहा हूँ। अच्छा भाई इधर आओ, इधर जब आना है ना 15% लगवाओ, जल्दी करो जल्दी, शाबाश सर आ गए हैं। 1830, इधर 450। भाईजान अभी भी एक्सपेंस गलत आया हुआ है भाईजान। एक हमारा एसेट था जो 960 रुपए का कैपिटलाइज हमने किया, ये वाला, इस पे 1 महीने की डेप्रिसिएशन आनी है ना, तो ये गलत है। आप इस तरह कर लें, इधर आए, 960 मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय 1/12 जी। आप सही वाला एक्सपेंस बता दीजिएगा इस पूरे का। 4 जी मासूम दोस्तों, और मुझे बताएं
टोटल बता दो, टोटल माड़ा कर ले, तू भी कोई सवाल कर ले यार। हाँ जी जी भाईजान, एक्सपेंस बढ़ गया, और मेरे भाई कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट क्या हो गया भाईजान? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट की जगह ही नहीं है, तो एलो डन। एक रहेगी सर जी, एक रहेगी बस हमारी एंट्री सर, एक रहेगी बस। भाईजान ST मेंटेन 4% प्रोविजन। तैमूर जल्दी जाओ उधर, जरा प्रोविजन बताओ कितनी है जी मेरे भाई। भाईजान अब मेरी बात सुने ना, प्रोविजन लगेगी किस पे? सबसे पहले तो रिसीवेबल का सही वाला बैलेंस बता दो, 5350, ये अनएडजस्टेड है, इसमें आपने ये ऐड करना था वो जो डिसऑनर वाला। तो भाई 5350 प्लस 300 मल्टीप्लाई बाय, जल्दी बोलना जल्दी, मल्टीप्लाई बाय 4%, कितना आता है? 226। बच्चों ये क्लोजिंग प्रोविजन है सर जी। ओपनिंग कितनी है? 220। तो शक कितने से बढ़ा? तो देखना, बात सुने, एक्सपेंस कितने से बढ़ गया? 6 से। और भाईजान और क्या हुआ जी? और कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट भी तो बढ़ गया ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। भाईजान उसकी तो फॉर्मेट के अंदर जगह ही नहीं है, तो मजबूरन क्या करना पड़ेगा, जब कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बनेगा बढ़ेगा तो एसेट का उल्टा है ना, तो एसेट ही अल्टीमेटली कम होगा ना। तो इधर से भाईजान क्या हो जाएगा, ये -6। अब इसको जरा टोटल कर लीजिएगा, वो इंश्योरेंस वाली एंट्री है वो ऐड करनी पड़ेगी, फिर जाके बैलेंस टाई होगा। पेपर में तो आपने ये टाई शाई करना ही नहीं है, ना ही इतना हमारे पास टाइम है, 35 मिनट में बस ये सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। जी जी बहुत अच्छे, ये ट्रेड रिसीवेबल में माइनस होगा गुड्डू, डेटर है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। चलें जी ठीक है बच्चों, ओके, ये डिस्कशन थी मॉक की, वो फिर अब टाइम नहीं है। इंटरेस्ट रिसीवेबल की एंट्री इस तरह बनेगी ना, ये देख लें 1 मिनट बस, अब सर बैठे हैं आप। कहता इन्वेस्टेड ऑन 1 Feb 2017 एट द रेट 7%। कहता 1 Feb पे आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट की, यानी बैंक में पैसे जमा करवा दिए, उस पर इंटरेस्ट है बच्चों। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बच्चों ये कितने हैं? 1400। कितने हैं? तो भाईजान ये रेट है 7% इंटरेस्ट का। अब ये एक्सपेंस नहीं है, बल्कि आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए, जो कि आपने नहीं करवाने इंशाल्लाह, ठीक है। 1400 मल्टीप्लाई बाय 7% मल्टीप्लाई बाय 5/12 कर दें, तो भाईजान ये जो आएगा ना, ये इनकम है, सही है सर। अदर इनकम क्रेडिट, जी जी, अदर इनकम क्रेडिट और एक्रूड इनकम डेबिट। ओके भाई, चलें ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।